नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में जिसका नाम है टॉक विद त्रिदेव तिवारी। और आज हमारे इस पॉडकास्ट के मेहमान हैं निशांत कुमार, जो कि बहुत अच्छे एक्टर हैं और साथ ही साथ में एसोसिएट डायरेक्शन भी कर रहे हैं। तो चलिए उनसे मिलते हैं और उनकी एक्टिंग की जर्नी के बारे में जानते हैं कि कैसी रही उनकी एक्टिंग की जर्नी अब तक फिल्म इंडस्ट्री में। हेलो निशांत। नमस्ते त्रिदेव। मैं सबसे पहले ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले गणपति बप्पा का नाम लेना चाहूँगा। गणपति बप्पा। अब शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल। भगवान का नाम होना चाहिए एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि मुझे शुरू करना चाहिए भगवान के नाम लेके। कोई बात नहीं, मैं शुरू करूँ आप शुरू करें, भगवान का नाम आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। गणपति बप्पा की जय। जी जी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक। कैसा लग रहा हूँ आपको? अच्छे ही लग रहे हो। थैंक यू। आपको भी यहाँ पे आके, और ये फर्स्ट टाइम आई थिंक पॉडकास्ट है आपका। हाँ, मेरे लाइफ का एक्चुअली फर्स्ट टाइम है। मतलब जब आपने मुझे कॉल किया, मुझे बोला पॉडकास्ट के लिए कि पॉडकास्ट कर रहे हैं निशांत भाई हम लोग, तो आपको आना है, तो मैं थोड़ा सा मतलब ये भी हो गया कि यार मैंने क्या किया है ऐसा लाइफ में, पॉडकास्ट पे बुलाया जा रहा है। बट एक मतलब अच्छा साउंड किया कि नहीं निशांत, कुछ अलग है, बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल। और तेरा दोस्त है तो उसे सपोर्ट करना चाहिए। मतलब सब चीजें माइंड में है, तो मतलब खुद के लिए भी अच्छा लग रहा है और आपके लिए भी बहुत बहुत मुबारक हुआ। आपने एक नया काम शुरू किया। मैं चाहता हूँ आप बहुत आगे बढ़े इसमें दिल से। ठीक है, आपके साथ एक पुराना रिलेशन है हमारा। जी जी जी, थैंक यू। ऐसा नहीं कि जिसने बहुत कुछ अचीव कर लिया, मुझे लगता है जो छोटी उपलब्धि भी है ना, वो एक उपलब्धि है जिस कुछ भी अचीव किया आपने। मुझे खास बात आपका ये लग रहा है कि आप मतलब अभी जो ग्राउंड लेवल पे लोग काम कर रहे हैं उनको पकड़ रहे हो, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उन लोगों में एक और हिम्मत आता है जी कि और अच्छा करे लाइफ में, ताकि और अच्छी अचीवमेंट मिले। आप ऐसे लोगों को अगर पकड़ोगे तो उनके अंदर एक हौसला आता है जो कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। मुझे ऐसा फील होता है। थैंक यू सच में थैंक यू। तो एक चीज़ मैं पहले बता दूं कि हमारा जो पॉडकास्ट होता है, ये चीज़ पहले मैंने नहीं बताई, आपको फिर से बता देता हूँ कि ये अनफिल्टर्ड होता है, अच्छा। अनएडिटेड होता है। तो जो चीज़ आप बोलोगे वो सारी चीज़ें अपलोड होंगी, कुछ चलेगा, नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा सोच कुछ समझ के हाँ, मतलब थैंक यू मतलब बताने के लिए। हाँ। बहुत थोड़ा सा वो कहते नहीं है कि एकदम सटीक रखना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है मतलब फैमिली भी देखती है। नहीं कुछ भी ऐसा मतलब फैमिली कंटेंट इज रियल कंटेंट। मतलब जो फैमिली के साथ आप देखो, फैमिली के साथ हेजिटेशन ना हो, वो बहुत अच्छा फील कराता है। एक परिवार है साथ में, लोग देख रहे हैं। तो चलिए अब हम जानना है आपकी जर्नी के बारे में। और पहले तो आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से हो आप? जैसा कि आप मेरा नाम जानते हैं, मेरा नाम निशांत कुमार है और मैं मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, मेरी करियर की जर्नी की बात करें तो मैंने आफ्टर 12th मतलब मैं दिल्ली आया था डायरेक्शन की पढ़ाई करने। मतलब मैंने बेसिकली मास कम्युनिकेशन किया। आई हैव डन मास कम्युनिकेशन इन बैचलर डिग्री। ठीक है, इन डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो मतलब मास कम्युनिकेशन का कोर्स था, लास्ट ईयर स्पेशलाइजेशन हुआ तो मैंने डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑप्ट किया। तो वो कॉलेज के जर्नी में ही ना मुझे थोड़ा सा ये हो गया कि मुझे डायरेक्टर बनना है, फिल्में बनानी है। फिल्मों से दिल्ली से किया है? हाँ, मैंने दिल्ली से कॉलेज किया। तो अभी जब मैं डायरेक्शन के लिए मुंबई आ गया, कॉलेज खत्म हुआ, बढ़िया कॉलेज पास करके आ गया सीधा मुंबई। तो मेरा आते के साथ जो पहला मेरा जॉब लगा वो मुंबई का कास्टिंग था। मतलब मुझे मुंबई आए हुए 20 दिन हुए थे, बस 20 दिन। पहली बार मैं मुंबई आया था, 20 दिन हुए थे। 20वें दिन मुझे काम मिल गया कास्टिंग डायरेक्टर। यहाँ पे लोग मतलब ये मेरे लिए बॉम्बे एक चीज है अच्छा है, टचवुड। मतलब ये थोड़ा सा अच्छा था कि लोगों को मुंबई में कहते हैं कि आने के बाद 4-4, 5-5 महीने, 6-6 महीने काम नहीं मिलता है। मैं मुंबई आया, मुझे 20वें दिन मेरा काम मिल गया। लक मतलब मुझे ये भी नहीं कहूंगा कि मैं जो करने आया था मुझे वो मिल गया। मुझे एक अलग ही फील्ड में काम मिल गया जिसके बारे में मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कि कास्टिंग होता क्या है। फिर मैंने बोला चलो कुछ नया चीज एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, तो वो सीखा। फिर कास्टिंग का जर्नी रहा, बढ़िया जर्नी था। कोविड आ गया, फिर कोविड में मैंने छोड़ा कास्टिंग। तो ये एक्टिंग कब से शुरू हुई? आप तो एक्टिंग यार, एक्टिंग इसका ना बड़ा ही कूल सा कहानी है। मतलब मैं क्या सुनाऊं, मतलब मैं डायरेक्टर बनने आया। माई मदर वॉन्ट्स मी टू बी अ डायरेक्टर। बट मेरे पापा का क्या सीन है, ही वॉज लाइक कि अगर तू बॉम्बे जा रहा है
तो तुझे कैमरे के पीछे नहीं कैमरे के आगे काम करना है। ओ माई, मैंने बोला ये क्या शौक है पापा, अब ये क्यों कर रहे हो, मतलब मैंने नहीं समझ में आया। बोले नहीं, मेरी ये शर्त है, तुझे माननी पड़ेगी। तू अब मॉम एंड डैड में अलग लड़ाइयाँ शुरू हो गई। मम्मी बोलती थी डायरेक्टर बनना है, पापा बोलते थे एक्टर बनना है। मैं बोला एक तो यार ये आप लोग डिसाइड कर लो मुझे क्या बनना है, मुझे बता देना। बट मैं अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंट था कि हाँ डायरेक्शन की मैंने पढ़ाई की है, मैंने थोड़े बहुत काम कर लिया था डायरेक्शन में, लाइक असिस्टेंट वगैरह, मैंने इंटर्न वगैरह कर लिया था प्रोजेक्ट्स में, 3rd AD 4th AD 2nd AD तक मैं आ गया था, ये सब कर लिया था। बट एक बार मैं छुट्टियों में घर गया हुआ था, तो वहाँ पे पापा मतलब मुझे ऐसा कन्विंस किए एक्टिंग को लेके। एक्चुअली ना मैं बचपन से स्टेज परफॉर्मेंस करता था। अच्छा। मैं स्कूल के फेस्टिवल्स में या फिर स्कूल में कोई भी मतलब फंक्शंस होते थे तो उसमें मैं स्टेज परफॉर्मेंस करता था। तो एक्टिंग की क्वालिटी मेरे अंदर बचपन से थी, जो एक्टिंग का कीड़ा कहते हैं ना, वो मेरे अंदर बचपन से था। बट मैंने कॉलेज में जो डायरेक्शन वायरेक्शन की पढ़ाई कर ली ना, तो मैं फिल्मों में एक्ट करने से ज्यादा फिल्मों में को बनाने का सोच में लग गया कि फिल्म को कैसे बनाया जाए। तो ये क्वालिटी ना मेरे पापा ने मतलब मुझे इनकरेज किया। पापा ने मेरे हिडन टैलेंट को मेरे सामने लेके आए, कह रहे, उनका ये कहना था कि तेरे अंदर टैलेंट है, तू बस उस टैलेंट पे एक्सप्लोर नहीं कर रहा है, उस टैलेंट को कॉन्फिडेंटली नहीं कर रहा है, तो तू इसीलिए तू उस चीज पे भागता है। तो उन्होंने ऐसा मेरे माइंड में डाला कि फिर मैं वहां से स्विच हो गया। फिर मैं आते के साथ थिएटर ज्वाइन करने का सोचा। मैंने कई लोगों से बात किया कि भाई कहाँ थिएटर ज्वाइन करना है, क्या करना है, कैसे होता है। मुंबई में? हाँ, मुंबई में आके, क्योंकि तब तक तो मैं मुंबई आ गया था। और फिर मैंने सोचा अब थिएटर करने के लिए वापस दिल्ली जाओ, तो इससे इट्स बेटर कि मुंबई मुझे थोड़ा पसंद भी आने लग गया था। मुंबई अच्छा शहर है। मुंबई बहुत प्यारा शहर है, मतलब सच में। और एक इन्वायरमेंट अच्छा लगता है मुझे मुंबई का, एक वो डिसेंसी है, बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो लोगों में एक बातचीत का आर्ट है, अपने आप में आर्ट है मुंबई शहर। तो वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। तो मैंने बोला मुंबई से दिल्ली वापस जाने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि कॉलेज में वहाँ पे हालांकि थिएटर का गढ़ ज्यादा एक्चुअली हाँ दिल्ली में है। हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। कहाँ ही जाता है थिएटर मतलब दिल्ली, सिनेमा मतलब मुंबई। हाँ। ये तो लाइन फेमस है ही। तो मैंने सोचा लेकिन यहाँ मुंबई में कम थिएटर्स नहीं है, अच्छे थिएटर, बहुत अच्छे थिएटर्स है। यहाँ का सबसे बड़ा थिएटर आपका पृथ्वी थिएटर कितना फेमस है, वहाँ पे कितने बड़े बड़े लोगों के शोज होते हैं, बड़े बड़े लोगों का ग्रुप्स चलता है। तो मैंने काफी दिमाग लगाया ये वो। तो मैं इसी दिन एक दिन घर पे बैठा हुआ था, मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे कॉल किया कि भाई तू वैसे भी एक्टिंग करने का सोच ही रहा है, तो एक वर्कशॉप हो रही है एक ग्रुप की, तू चलेगा क्या? मैं जा रहा हूँ। मैंने बोला कि हाँ चल लेंगे भाई, मुझे तो जानना ही है कि एक्टिंग में होता है क्या है, वर्कशॉप वगैरह सब चीज। तो मैं उसके साथ आ गया। वो था हमारा द चक्रवर्ती थिएटर ग्रुप। पहले उस पे मैंने मुझे याद है, मैं आने से पहले ना उस पे रजिस्टर किया था मैंने। मैं था, पता आपको, जब वर्कशॉप की एंट्री होती है ना, जो आगे बैठ के वो पेपर पे लिखते हैं, मैं था तो भी दिखा दूं। हाँ, आप वहाँ पे एंट्री कर रहे थे। बट उससे पहले मुझे याद है मयूरी हमारे क्लास से जो थी, वो जो सीनियर थी हमारी, वो सबका रजिस्टर कर रही थी। तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा मुझे भी कि मैं वर्कशॉप में आऊंगा। तो वही वर्कशॉप में आया था, मुझे बड़ी अच्छी लगी। सर की वाइब बहुत पॉजिटिव आई। तो मैं बोला नहीं यार, एक चांस जब करना ही है तो कहीं से तो शुरू करें। तो फिर मैं वहाँ आना शुरू किया, फिर मैंने एडमिशन लिया, फिर मैंने प्रोसेस में गया। तो ये प्रोसेस के ड्यूरिंग मेरे पापा खुश थे, हाँ चलो ठीक है, एक्टिंग सही कर रहा है, मेरी मान रहा है। बट हार्डली केस में मम्मी पापा में आज भी लड़ाई होती है इस चीज को लेके कि मम्मी इज लाइक डायरेक्टर बनना है, पापा इज लाइक नहीं एक्टर बनेगा। तो वो लोग आपस में आज भी लड़ते रहते हैं। हालांकि मैं दोनों को बोलता हूँ कि मैं दोनों करूँगा, रिलैक्स, थोड़ा समय दो, थोड़ा मैं खुद में उलझा हुआ जीवन के, मैं उसमें से निकलूं, फिर मैं दोनों करूँगा। थोड़ा हो सकता है एक चीज मैं लेट से करूँ, बट मैं दोनों करूँगा। तो ये द चक्रवर्ती थिएटर ग्रुप का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, चक्रवर्ती थिएटर यार ऑनेस्टली सर तो बहुत अच्छे हैं, मतलब ऑनेस्ट बंदे हैं। सबसे बड़ी बात है ऑनेस्टली चीज़ों को हैंडल करते हैं। और आज के डेट में जो ऑनेस्ट है ना, मुझे लगता है उससे अच्छा आदमी कोई नहीं हो सकता। ईमानदार आदमी से अच्छा आदमी क्या होगा कोई, किसी भी चीज़ में, अपने प्रोफेशन से लेके अपने पर्सनल लाइफ से। अब पर्सनल का क्या है, सबका अपना अपना रहता है लाइफ का, लेकिन प्रोफेशनली अगर कोई ईमानदार है तो उससे ज़्यादा आप किसी पे क्या करोगे।
तो वो चीज़ मुझे सर की बहुत अच्छी लगी। सर के यहाँ मतलब मैंने, कहते हैं ना कि अगर एक्टिंग का ए भी मैं जाना हो तो वो सर से ही जाना हो। मुझे एक्टिंग का ए भी था मेरे अंदर टैलेंट, बट उसको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे कैसे क्या करना है, कब कहाँ पे पॉजेस, क्या क्या, मतलब एवरीथिंग ए टू एक्टिंग का ए भी मतलब सर से ही मैंने सीखा। तो वो चीज का, तो सर का मैं ये चीज का नाम लेता हूँ कि भाई एक्टिंग के मेरे पहले गुरु सर है। अच्छा, कोई थिएटर शोज प्लेज वगैरह किया है? मैं स्कूल में किया था थिएटर प्लेज, मैंने कॉलेज में किया है। मेरे कॉलेज में जब मैं मास कम्युनिकेशन कर रहा था तो वहाँ पे कला मंथन फेस्ट होता था एक। अच्छा। तो हर साल वो एक बार होता था, तो वहाँ पे मैं थिएटर क्लब में था। तो मैंने तीन बार थिएटर क्लब से 3 अलग अलग प्लेस किया है। इवन दो लास्ट के 2 प्लेस जो थे मेरे सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वाले प्लेस, तो मैंने दिल्ली का मंडी हाउस जो है, जो जहाँ पे थिएटर का गढ़ है माना जाता है दिल्ली में, वहाँ पे एक बहुत फेमस ऑडिटोरियम है, LTG ऑडिटोरियम, जो कि बहुत फेमस है। कोई भी दिल्ली वाले, आप अपने हमारे जो दर्शक होंगे जो देख रहे होंगे, जो भी दिल्ली वाले होंगे वो बहुत अच्छे से जान रहे होंगे LTG ऑडिटोरियम। वहाँ पे मैं 2 प्ले किया हूँ, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, अच्छा ऑडिटोरियम है, 2 प्ले मैंने वहाँ पे किया है। तो कॉलेज से मैंने ये थिएटर किया है, बाकी सर के पास से मैंने 1 प्ले किया है। ठीक है, वो स्किट वाला जो था, जो हम लोग सर, वो प्रोफेशनली तरीके से नहीं था बट वो क्लास में ही करवाया था सर ने। तो ठीक है, वो मतलब डिसेंट था लाइक, लेकिन सर के पास से मैंने कोई प्रोफेशनली प्ले नहीं किया। बट हाँ, प्ले मैं कॉलेज में किया हूँ, स्कूल में किया हूँ। तभी तो मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरा जो टैलेंट था वो मुझे मेरे पापा को पता था कि ये स्टेज पे इतना अच्छा है तो सिनेमा के सामने, कैमरा के सामने कितना अच्छा था। लेकिन मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे तो अंदर कीड़ा आ गया था ना कि फिल्में बनानी है। तो मैं उस तरीके से सोच रहा था, और पापा मेरे ऐसे देखते हैं कि इसको फिल्म के अंदर होना है। भाई जब आप थिएटर आए थे ना, चक्रवर्ती थिएटर, मुझे सब पता था कि डायरेक्टर वरना डायरेक्शन करे, हम सबकी फटी थी वरना डायरेक्टर है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी सीख ही रहा हूँ लाइफ के हर मोमेंट पे, मैं आज भी सीख ही रहा हूँ लाइफ। और बॉम्बे ऐसा शहर है ना, मतलब सच में आर्टिस्टिक है। आर्टिस्टिक इसलिए मैं इस शहर को बोलता हूँ ना, क्योंकि ये शहर आपके इमोशंस को इतना जगा देता है ना, इतना जगा देता है। आप कितने भी प्रैक्टिकल आदमी हो जीवन में, आप कितने भी मतलब स्ट्रिक्ट पर्सन हो, बट आपके अंदर से इमोशंस उभर के आएंगे। अगर इमोशन आ रहे हैं तो ये शहर में आप शहर के लिए हो। तो अभी कितने साल से मुंबई में कर? यार मैं पहली बार आया था 2019 में। मेरा 19 में कॉलेज खत्म हुआ था, कॉलेज खत्म होते ही मैं मुंबई आ गया था। और मुंबई आते ही मेरा पहला काम, मैंने बताया 20 दिन में ही मुझे कास्टिंग मिल गया। तो अभी 5 साल का जर्नी है, जिसमें कि मैं कह सकता हूँ कि 2020 और 21 थोड़ा खराब रहा कोविड के वजह से। तो वो 2 साल को मैं थोड़ा नहीं मान के चलता हूँ। मुंबई में ही थे, गाँव में? नहीं, मैं 20 में तो प्रॉपर पहला कोविड में मुंबई में था। अच्छा। मतलब जब मुंबई पीक पे थी, मतलब सबसे ज्यादा दहशत मुंबई में था। फर्स्ट कोविड में अगर आपको याद हो तो सबसे ज्यादा दहशत मुंबई में था। उस पीक में मैं मुंबई में था। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं 2 लड़के बस हम लोग थे। 1 BHK फ्लैट था मेरा, हम लोग 2 लड़के थे। ठीक है, वो रूम में रहता था, मैं हॉल में रहता था। ठीक है, मेरा हॉल अकेला था, उसका रूम अपना था, वो पर्सनल था। तो मतलब ऐसा होता था कि हम लोग सिर्फ खाना बनाने के लिए साथ में मिलते थे, बाकी वो अपने रूम में रहता था, मैं हॉल में रहता था। और वो 3 महीने, मतलब जब फ्लाइट चालू हो गई, फ्लाइटें बंद हो गई थी, आपको याद होगा, जब दूसरा फ्लाइट चालू हुआ तब मैं फ्लाइट से वापस घर गया। चलिए बढ़िया है। तो मतलब लकीली वो हट गया है, बहुत बुरा सिचुएशन था हर किसी के लिए एक्चुअली। तो इस वजह से थोड़ा मैं 2020 और 21 में थोड़ा नहीं मानता हूँ अपने लाइफ में कि हाँ, मतलब मुंबई के लिए वो अच्छा टाइम नहीं था। बट बाकी मैं पहली बार 19 में आया था, फिर दोबारा से मैं एक्टिवेट 21 के एंड में हो गया था। ठीक है, बढ़िया। आप थोड़ा मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं ना, आप बिहार से? हाँ, मैं बिहार, मुजफ्फरपुर। बिहार के बारे में बताइए, क्या सही है? बिहार के बारे में क्या जानना चाहते हैं? और बिहार अपने आप में एक पावन धरती है। अल्लू अर्जुन अभी आए थे वहाँ पे अपने पुष्पा 2 के ट्रेलर लॉन्च पे, तो उन्होंने भी ऐसे ही बोला था, बिहार की पावन धरती को मेरा सत प्रणाम। तो बिहार अपने आप में रंगीन है यार। मतलब बिहार को देखने का नजरिया लोगों ने बहुत अजीब कर रखा है एक, बट बिहार बहुत खूबसूरत है। अगर आप, मैं सच बता रहा हूँ, बिहार से कोई आया हुआ इंसान है ना, तो आप, वो कितना भी खराब भी होगा ना, खराब से खराब, वो आपका कभी गलत नहीं करेगा।
बहुत इनोसेंट बहुत सच्चे होते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं खुद भी बिहारी हूँ, हालांकि मैं प्रॉपर बिहारी भी नहीं हूँ, मैं हूँ यूपी वाला, ठीक है। मैं यूपी गोरखपुर के पास एक जिला पड़ता है देवरिया जिला, हाँ। तो वहां से मैं हूँ, लेकिन मेरे फादर की बिहार गवर्नमेंट जॉब है। अच्छा। तो इस वजह से हम लोग बिहार शिफ्ट हुए। अच्छा। नहीं तो मैं दादा वादा मेरे सब यूपी वाले। आपका चाइल्डहुड बिहार में या फिर? नहीं, मेरा तो चाइल्डहुड पूरा बिहार में ही रहा है, मेरे पापा लोग का चाइल्डहुड मतलब यूपी वाला है। मैं तो क्योंकि अपब्रिंगिंग मेरी मुजफ्फरपुर में ही हुई है, सारी स्कूलिंग वगैरह सब चीज सब मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर का कोई कुछ ऐसा फेमस किस्सा कुछ जो आप मिस करते हो अभी? फिर किससे क्या यार, वही स्कूल जर्नी, वो क्रिकेट, वो दोस्त, मतलब आज भी मैं जाता हूँ अपने होम टाउन तो मतलब ऐसा ही लगता है कि अपने ही होम टाउन में नया सा फील होता है, क्योंकि इतना बदल गया है वही शहर, इतना मतलब डे बाय डे चेंजेस हो रहे हैं, ऊपर से लोग इतनी दूर में फैल गया है और लोग बहुत लिमिटेड हो गए हैं। मतलब मेरे दो दोस्त तो है जो परमानेंट है वहां पे, जो दोनों शहर के टॉप मोस्ट बिजनेसमैन में से हैं, और तो वो दोनों का ऐसा है कि मतलब जाता हूँ अभी भी तो दोनों से मिलना जुलना होता ही रहता है। बाकी कभी ऐसा रहा कि जैसे दिवाली का टाइम है, छठ का टाइम है, तो जैसे मैं मुंबई से आ रहा हूँ तो हैदराबाद वाला दोस्त भी आ रहा है, बैंगलोर वाला भी दोस्त आ रहा है, दिल्ली वाला भी दोस्त आ रहा है, तो ऐसे साल में एक बार हम लोग सब लोग कनेक्ट भी हो जाते हैं। दिवाली छठ हम बिहारियों के लिए मतलब बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है। वो तो छोड़ ही दीजिए, क्या है मतलब दिवाली छोड़ सकता है इंसान एक सेकंड के लिए, छठ नहीं छोड़ सकता है, और मैं तो खुद भी छठ करता हूँ। अच्छा। तो 3 साल हो गए मुझे छठ करते। तो ये जितने भी दोस्त हैं सब जानते हैं कि एक्टर है? हाँ, एक्टिंग डायरेक्टर है, हालांकि वो लोग कभी कभी समझाते भी है कि भाई ज्यादा स्ट्रगल है तो छोड़ दे ये मतलब वो लोग, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो लोग मेरा गलत चाह रहे हैं, बुरा चाह रहे हैं, वो लोग एज अ फ्रेंडशिप, एज अ दोस्त एक अपना कंसर्न दिखाते हैं कि भाई लाइफ में कब तक हाँ एक टाइम आएगा तेरा भी जिम्मेदारी है, हाँ बन ही जाओगे। हाँ, ऊपर से मैं घर का थोड़ा बड़ा लड़का भी हूँ, तो इस वजह से भी दोस्त लोग वैसे भी समझाते हैं अबे घर का बड़ा है, ये है, थोड़ा समझ में आना चाहिए। बट क्या है ना, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि एक इंडस्ट्री, हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री ऐसी चीज है ना जिससे आप एक बार टच में आ गए, एक बार कनेक्ट में आ गए तो आप इससे निकल नहीं पाओगे, और जो निकल के जा रहा है ना तो वो जिंदगी भर रिग्रेट में ही रहेगा। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। सही बोल रहे हो आप, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। छोड़ के रह नहीं पाएगा, वो कहीं जाएगा ना, और जाएगा 6 महीने साल भर बाद, लेकिन उसको एक बेचैनी से होने लगी कि मैं कहाँ था, क्या कर रहा था, कहाँ से क्या आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। या तो फिर आप पूरा ही हार मान चुके हो लाइफ में कि कुछ नहीं हो रहा है, मतलब वो जज्बा खत्म हो गया है लड़ने का। एक होता है ना, एक टाइम आता है लोगों के अंदर से फाइटिंग वाला स्पिरिट भी खत्म हो जाता है। हाँ। किसी का भी होता है, जरूरी नहीं कि मेरा हो, आपका हो, उसका किसी सब का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। वो इंडस्ट्री के बारे में ये फैक्ट है, अगर आप कंटिन्यू प्रयास करने लगे हैं तो रिजल्ट मिलता है। अगर मैं एग्जांपल दूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर का, कितने साल, 12-22 साल अभी अब जाके उनको स्टार्ट। यही चीज जानते हो, मैंने एक बार एक कास्टिंग डायरेक्टर के सामने बोली थी, जब मेरा नया मैं आया था, तो मैं एक कास्टिंग डायरेक्टर के सामने ही बोला था कि सर ऐसे थोड़ी होता है, नवाज भी निकले हैं, पंकज त्रिपाठी निकले हैं, तो बहुत लोग निकले हैं, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक चीज बोला कि अरे नवाज, पंकज त्रिपाठी लाखों में एक कोई निकलते हैं, करोड़ों में कोई एक निकलते हैं। मैं बोला बात सही है आपकी, जरूरी नहीं है कि सब नवाज ही बने, लेकिन जो जो करने आया है वो करके खुश हो रहा है तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है उसको अपना, मतलब देखो सक्सेस मिलना ना मिलना तो वो तो बात की बात है कि आपको आपका जैसा लक, नसीब भी है यार, नसीब भी है, किस्मत भी है। मतलब मैं थोड़ा बहुत तो मानता हूँ इन सब चीजों में कि है यार, कुछ तो ऊपर है जो पैरेलली यूनिवर्स में कुछ ना तो चल रहा है, मतलब जो है एक यूनिवर्स साइन जो कहते हैं ना, मैं उसमें बिलीव करता हूँ, मतलब कुछ तो है, लिटरली कुछ है। ओके, तो अभी बिहार के बारे में जान लिया, कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कुछ आ रहे हैं आपके? यार प्रोजेक्ट्स मेरे अभी तो देखो, जो मैंने फिल्म की है मिशन भारतम, आपको पता होगा, वो नेटफ्लिक्स रिलीज है बहुत जल्दी। उसमें एज एन एक्टर काम? नहीं, उसमें मैं चीफ एडी था, डायरेक्शन में ही था। मैं देखो, मैं ना मतलब डायरेक्शन में काफी ज्यादा काम किया वो,
ठीक है, बट एक्टिंग में ऐसा कुछ मतलब मैंने बहुत अच्छा काम नहीं किया है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने छोटे मोटे कैरेक्टर किए हैं, जैसे इस फिल्म में भी मैंने छोटा सा कैरेक्टर किया है। तो मतलब ऐसा है कि एक्टिंग में बहुत अच्छा, लेकिन हाँ डायरेक्शन में मैं ये है कि एक एसोसिएट के लेवल पे पहुंच चुका हूँ, एसोसिएट डायरेक्टर आ चुका हूँ, और ये है कि अभी और ज़्यादा ग्रूम होना है दोनों ही स्किल में। बट मैं एक अभी पकड़ के चल रहा हूँ, वो डायरेक्शन है। हो सकता है मेरा बहुत जल्दी आप कोई एज एन एक्टर भी कोई प्रोजेक्ट देखोगे। बिल्कुल ज़रूर ज़रूर। तब चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि ये जो बिहार के बारे में हम थोड़ा सा और जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जैसे कि मुजफ्फरपुर शहर से बिलोंग करता हूँ। आपको पता होगा इस मतलब इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी जो लीची होता है, लीची जो फ्रूट होता है, वो सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर में होता है। अच्छा। और हिंदुस्तान में हर जगह वो एक्सप्लोर हमारे शहर से होता है, और हिंदुस्तान में ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे मतलब जो अनुसंधान केंद्र है हमारे यहाँ, लीची का एक अनुसंधान केंद्र जो फैक्ट्री है, वो एशिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री हमारे यहाँ है मुजफ्फरपुर में। तो लीचियों का शहर भी बोला जाता है मुजफ्फरपुर का। ऊपर से हमारे इधर एक लहठी चलती है, जैसे चूड़ियाँ होती हैं ना, अच्छा, लहठी जैसे चूड़ियों जैसा लहठी होता है, जो थोड़ा मोटा मोटा सा होता है, लाह से बनता है वो, कोयले के लाह से। तो वो बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो सब आपको शायद इधर मिलेगी भी नहीं। तो मुजफ्फरपुर की लहठी भी बहुत फेमस है। किसी भी बिहारी से पूछोगे आप, किसी भी बिहार, यूपी, झारखंड, कहीं के भी लोग हो जिनको लहठी के बारे में पता है, तो उनको पता है कि लहठी चूड़ी जैसा ही होता है, बट चूड़ी क्या होता है, कांच का होता है, वो पतला होता है, और लहठी थोड़ी मोटी होती है, ब्रेसलेट जैसी होती है, और वो ना थोड़ा उससे मोटे से मोटा बनता है, तो वो जल्दी टूटता नहीं है। मतलब गिरा तो फिर सीधा चकनाचूरी हो जाएगा, टूट ही जाएगा, और नहीं तो ऐसे बात बात पे नहीं टूटता है चूड़ी जैसा। चूड़ी क्या हाथ में भी पहने रहो तो वो टूट जाता है, उस तरीके से होता है। बट वो लहठी बहुत फेमस है मुजफ्फरपुर की। लिट्टी चोखा का क्या सीन है मतलब? हाँ, लिट्टी चोखा तो यार मतलब हम लोग पेटेंट ही करवा लिए लिट्टी चोखा को, तो बिहारी डिश में तो ये तो है ही, जो हमारा है, हमारा पेटेंट डिश है वो। तो यार लिट्टी चोखा से मुझे बहुत प्यार है। मतलब लाइक वो जो यूपी में तो आपके क्या करते हैं, उसको तोड़ के उसके बीच में डालते हैं ना, घी वी बटर वटर जो भी डालते हैं। हमारे बिहार में क्या है, वो लिट्टी लेते हैं और सीधा घी में डुबोते हैं। अच्छा। और उसके बाद निकाल के वो सीधा दे देते हैं हमें प्लेट में। अब आप तोड़ो, आप उसको जैसे लगाना है लगाओ। तो लिट्टी चोखा इज लाइक, देखो मैं बोलते मुंह में पानी आ गया यार। तो बिहारी के लिए क्या हो सकता है लिट्टी चोखा? तो जब यहाँ से जाते हो तो गांव घर में जो भी आसपास के लोग होंगे तो एज एन एक्टर जानते हैं, कुछ वैसा रिस्पॉन्स आता है? मतलब लोगों को आस पड़ोस में ये पता है कि हाँ, मतलब मेरे पापा का नाम लेके कि हाँ मतलब इनका लड़का मुंबई में है, फिल्मी दुनिया में है। तो लोग ना, एक तो लोग ना फिल्मी दुनिया वालों को थोड़ा अजीब सा देखते भी है, अरे फिल्मी दुनिया में है, बहुत चकाचौंध की दुनिया में है। पॉजिटिव वे में देखते हैं, मतलब दोनों तरीके से देखते हैं। लोगों का नजरिया है देखने का, भाई साहब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ। अब कौन किस नजर से देख रहा है, अब आप किसी के मन का बात कैसे जानोगे? बिल्कुल नहीं। तो जो लोग अच्छे से मिलते हैं, मोहल्ले के लोग मिलते हैं जुलते हैं, जो बातें करते हैं, चाहे मैं भी जाता हूँ तो कोई मोहल्ले का दिख गया मुझे तो मैं सामने से रुक के मैं बात करता हूँ, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि बड़ा अपने आप को दिखा रहा है कि बम्बई से आया है तो बहुत अपने आप को दिखाता है, क्योंकि वो है थोड़ा लोगों की मेंटालिटी हो जाती है वैसी। बट मैं सामने से हमेशा ऐसा चाहता हूँ कि भाई अच्छे से रहे, मतलब क्योंकि जितने ही दिन के लिए मैं आया हूँ, क्यों कभी किसी से बैर रखना है। इसी जगह पे मेरा पूरा बचपन बीता है, तो थोड़ा सा एक वो यादें सी हैं, तो वो चीजें नहीं भूल पाता है इंसान। बिल्कुल। अब थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे। हाँ, कैसे चल रही है इंडस्ट्री? हम इंडस्ट्री अभी प्रेजेंट में तो बहुत टाइट चल रही है, बहुत सही। हालांकि काम आप मानोगे नहीं, काम सब कर रहे हैं और रेगुलर फिल्में बन नहीं रही हैं, तो रिलीज पे रिलीज कहाँ से हो रही है? चाहे वो छोटा प्रोजेक्ट हो या बड़ा प्रोजेक्ट हो, फिल्में बन रही हैं तभी तो रिलीज हो रही है। लेकिन जिससे पूछो भाई, बस पिचिंग चल रहा है, मतलब काम की तलाश हो रही है। पिचिंग मतलब प्रोड्यूसर को पिचिंग चल रहा है, क्लाइंट को पिचिंग चल रही है, यही सब चल रहा है।
तो मतलब अभी काम का क्या शेड्यूल? मैं जस्ट एक्टर्स भी है मेरे ऑडियंस होते हैं उनको देखने के लिए, तो अगर मान लीजिए कोई नया एक्टर आता है, हाँ मुंबई आता है, हाँ क्या करना चाहिए? वो कैसे आए, क्या थिएटर ज्वाइन करें? यार मतलब डिपेंड करता है कि वो थिएटर पहले करके आ रहा है नहीं आ रहा है, ये भी डिपेंड करता है। अगर थिएटर तुम पूरी तरीके से तैयार हो कि तुमने थिएटर कर रखा है, तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, अपने आप को फील करते हो कॉन्फिडेंट, देखो अच्छा एक्टर होना या बुरा एक्टर होना वो तो तुम्हारे परफॉर्मेंस पे है, लेकिन तुमको ये कॉन्फिडेंस है कि तुमने अपने कलाकारी को बहुत अच्छे से निखार लिया है, तो आके सीधा काम करो ना भाई, थिएटर क्यों करोगे? कोई लॉजिक नहीं। ऑडिशन वगैरह देने यार प्रोसेस बहुत, देखो मुझे बहुत ज्यादा सिंपल भी प्रोसेस लगता है, और वही प्रोसेस मैं कभी कभी सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि साला यही प्रोसेस तो सबसे बड़ा स्ट्रगल है। सच पूछो तो ऐसा फील होता है कि मतलब लोग आ रहे हैं लाइनों में लग लग के। अब तो हालांकि कोविड के बाद से बहुत अच्छा सिस्टम हो गया, ऑनलाइन लोग ऑनलाइन सेल्फ टेस्ट ये सब में बिलीव करने लगे, लेकिन एक टाइम था कोविड से पहले, मैंने वो भीड़ देखी है। मैं कोविड से जस्ट 1 साल पहले आया था यहाँ मुंबई, तो मैंने वो भीड़ देखी है कोविड की, वो लाइन में लग के ऑडिशन। मैं जब खुद कास्टिंग करता था तो मैंने वो भीड़, मैंने वो लाइन खुद हैंडल किया है, वो मैनेजमेंट मैंने खुद किया है, तो मुझे वो एक्सपीरियंस है लोगों का स्ट्रगल का, मैंने देखा है। मैं लिटरली लोग जब आके हाथ जोड़ते थे कि भाई मतलब कुछ काम दिला, तो मतलब मैं ऐसा हो जाता था कि भाई मेरे हाथ में जो बेस्ट पॉसिबल है मैं वो करके दूंगा। कास्टिंग डायरेक्टर भी रहे हो, तो क्या देखते हैं एक्टर्स में, कैसे कास्टिंग होती है? यार देखो अलग अलग डिफरेंसेस है, मतलब एक्टर्स का एड के लिए कास्टिंग हो रही है तब तो सब चीज क्लाइंट पे डिपेंडेंट है कि आप क्लाइंट ही आपको सेलेक्ट करते हैं। मान लो एक कास्ट के लिए अगर कास्टिंग आई है तो 100 लोग ने ऑडिशन भेजा है, तो पहले तो 100 लोग के ऑडिशन में 10 लोग तो कास्टिंग डायरेक्टर ही 10 लोग को छाट के निकालेगा। अच्छा। 90 लोग तो वहीं छट गए, फिर 10 लोगों में बचा, डायरेक्टर 5 लोग को छाड़ देगा, तो 5 वहीं पे बच गए। अब 5 में से डायरेक्टर जाएगा क्लाइंट के साथ मिलने, तो वहां पे कोई एक ऑप्ट होगा। तो और ये वेब सीरीज के लिए, फिल्म के लिए क्या सीन? वेब सीरीज फिल्म का तो यार देखो ऑनेस्टली बोलूं तो ऑडिशंस तो होते ही है, बट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी काम मिलता है यहाँ पे। और ऐसा भी होता है कभी कभी देखने को मिलता है, मतलब एक्टर थोड़ा सा डाउन एक्टर है, ठीक है, बट वो अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, तो जुगाड़ काम में आती है क्या? हाँ भाई मैं मानता हूँ ये चीज, मतलब जिसका जुगाड़ है इस इंडस्ट्री में वो तो कहीं से भी कहीं पहुंच जाएगा। तो लोग अब टैलेंट पे ना काम करके जो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखो हाथ किसी का भी हो, तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है तो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी बैठ चुके हैं यार टैलेंट के नाम पे नहीं। अब मैं, आप समझ सकते हैं मैं किन की बातें कर रहा हूँ। जो बड़े बड़े लोग हैं जो मतलब उनको बहुत अच्छा एज एन एक्टर मतलब अपॉर्चुनिटीज मिला, लेकिन उनको वो लोग निभा नहीं पाए, है ना। तो सब चीजें हैं, बाकी यार काम करना है तो बस वही है, अपना काम करते रहो और जुगाड़ लगाना कोशिश करो। कांटेक्ट कैसे बने, लोगों से मिलो जुलो, जो अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में उनसे मिलने की कोशिश करो, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करो। माई नो मतलब लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, बहुत लोगों की शिकायतें हैं ये कि लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, लोग ये नहीं करते, बट मुझे ऐसा लगता है जब जिनके पास तुमको जहाँ पहुंचना होगा तुम पहुंच जाओगे, ठीक है, जिनके, क्योंकि वहां तो वो कुछ ना कुछ तो है, किस्मत है, यूनिवर्स है, मैं सब में बहुत अच्छे से मानता हूँ, ठीक है, वो जहाँ पे साइन बिठाया होगा तुम्हारा वहां तक पहुंच जाओगे तुम। ये फिल्में अभी जो मतलब आ रही हैं बॉलीवुड में, अच्छी फिल्में, बहुत अच्छी भी है, कुछ फिल्में ऐसी हैं नाम नहीं लूँगा, बहुत क्रिटिसाइज होती हैं, मतलब बहुत बवाल होता है उस चीज़ को लेके, क्या कहोगे उस फिल्म? यार देखो अच्छा कमाती हैं, तो अभी एक चीज़ का कहना है कि जैसे कि आप किस फिल्म की बात कर रहे हो? मैं पर्टिकुलर किसी भी फिल्म का नाम नहीं लूँगा, एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। हाँ ठीक है। तो क्या होता है कि फिल्में बहुत अच्छा कमाती हैं बट इतनी क्रिटिसाइज होती हैं और मतलब अच्छी कैटेगरी में नहीं जाती हैं, बट तो अच्छा कमा लेती हैं, तो क्या फिल्में ऐसी ही होनी चाहिए? यार मैं तो खुद ऐसा सोचता हूँ, अभी मैं क्या इस चीज पे रिव्यू कर सकूं। अभी आप डायरेक्टर हो ना, डायरेक्शन करने वाले हो, डायरेक्शन कर रहा हूँ बहुत जल्दी। किस टाइप के थॉट रखते हो? मेरा थॉट ये है कि ऑडियंस आपसे हेट नहीं करे, ऑडियंस को नई फिल्में पसंद है चलेगा, लेकिन ऑडियंस अगर आपसे हेट कर रही है मतलब फिर तो आपको उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा, दोबारा आप कमबैक नहीं मार पाओगे। अगर एक किसी भी फिल्म से अगर आपको ऑडियंस हेट ही करना शुरू कर दे तो मतलब वही फिल्म आपके लिए डिजास्टर हो जाएगा ना भाई। अब आप कोई भी फिल्म उठा लो जो जिस
जिसके डायरेक्टर को, राइटर को, चाहे जिसके एक्टर्स को भी गालियां पड़ती हैं उन फिल्मों के लिए, तो उनका तो फिर बीच में कुछ टाइम का तो जोन खराब ही हो जाएगा ना भाई। उनको फिर दोबारा कमबैक मारने में टाइम तो लगेगा ना। तो क्रिटिसाइज करो, क्योंकि देखो जहाँ पे प्यार है वहां पे नफरत भी है, ठीक है। तो लव और हेट दोनों लेके चलना ही पड़ेगा आपको। आप क्रिटिसाइज करोगे, लोग आपको क्रिटिक्स करेंगे, लोग आपके लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखेंगे ही रखेंगे। आप उसको गलत नहीं ठहरा सकते हो। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू किसी चीज के लिए है तो वो है, अगर किसी और का है उसका गलत है तो ठीक है ना, मैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बदल सकता। बिल्कुल। बट मैं अपना कोशिश ये करूंगा कि मैं अपना काम ऐसा करके दिखाऊं जो हो सकता है उसी इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू कभी मेरे लिए चेंज हो सकता है। चेंज हो। ऑडियंस मुझे लगता है कि बहुत क्यूट और बहुत प्यारी होती है, बहुत प्यारी है। आप अच्छे काम करके दिखाओगे तो वो आपके फैन हो यार। साफ सीधी सी बात है, कोई भी इंसान जो नॉर्मल मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिली है, वो सैटरडे संडे की एक दिन की छुट्टी निकालता है, वो तुम्हारी थिएटर जाता है, अपने परिवार के साथ फिल्में एंजॉय करता है, वो पॉपकॉर्न खाता है, उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, ठीक है। वो ज्यादा दिमाग नहीं, उसको ज्यादा फिल्मों से प्यार नहीं है जो वो लॉजिक लगाएगा, ठीक है। उसको एक एंटरटेनमेंट चाहिए बेसिकली, जो अपने परिवार, अपने बीवी बच्चे, अपने माँ बाप के साथ जाके देखे, बैठे, चिल मारे, एक 3 घंटे का शो करे, उसके बाद रात में जाके डिनर करे रेस्टोरेंट में, और जाके बढ़िया सैटरडे संडे अपना एंजॉय हो गया, उसका हो गया। हम लोग क्या है, हम लोग फिल्मों से ऐसा प्यार करते हैं ना, मतलब खासकर बॉलीवुड वाले या फिर जो प्रॉपर फिल्मों से, जिनको सिनेमा का कीड़ा है, कहते हैं फिल्म मेकिंग इज अ डिजीज, मतलब वो बीमारी है, अगर जिसको लग गई वो लग गई, ऐसा वाला सीन है। सच बता रहा हूँ। मतलब जो उनको फिल्मों से कीड़ा होता है तो उनके साथ क्या है, उनको कुछ बनाना है, कुछ अलग बनाना है, जो दुनिया जो देख नहीं पा रही है वो दिखाना है, एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ, मतलब कुछ अलग करना है। आजकल तो फिर वही बात है कि हम लोग थोड़ा सा जोन भी बदल रहा है ना बॉलीवुड का, कहाँ वो सेपरेशन सा मुझे लगता है, मतलब आधी फिल्में कुछ अलग टाइप की होती है, आधी फिल्में बहुत अलग होती है। जनरेशन का क्या, जनरेशन चेंज हो रहे हैं ना, लोग अब फॉलो कर रहे हैं कुछ अलग तरीके की चीजें। अब आप वही 80s 90s वाला कॉन्सेप्ट ही सेम अगर उसी कॉन्सेप्ट पे काम करोगे, यार हीरो हीरोइन हर फिल्म में होती है, वो फिल्मों के बिना हीरो हीरोइन के बिना फिल्म नहीं बनेगी, लेकिन उसी हीरो हीरोइन को रख के कुछ नया तो क्रिएट करो, नए कॉन्सेप्ट पे काम करो ना। बिल्कुल। बहुत अच्छी अच्छी नई फिल्में आ रही हैं, और जो अच्छी फिल्में आती हैं लोग उनको देखते नहीं है, देखते भी नहीं। थोड़ा सा मुझे ब्लेम नहीं करूँगा, एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ऑडियंस को लेके कि ऑडियंस भी मतलब कोई सच में जो बहुत अच्छी मूवी होती है वहाँ नहीं जाती, वो मूवी फ्लॉप हो जाती है। होता है भाई, बहुत बार होता है। मुझे कोई फिल्में पर्सनली बोलूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं कहता हूँ यार ये फिल्म डिमांड में कैसे नहीं है, ये फिल्म मतलब इसका प्रमोशन क्यों नहीं हुआ, ये फिल्म मतलब इतने अंडररेटेड कैसे रह गई। बहुत बार बहुत फिल्मों के लिए लगता है ऐसा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार इस फिल्म का कुछ तो हाइप होना चाहिए था, ये फिल्म कब आके कब चली गई पता भी नहीं चलता है। हाँ। लेकिन अगर उस फिल्म को एक बार देख लो तो इतना अच्छा तगड़ा कॉन्सेप्ट आपको लगेगा, मन करेगा फिर से देखने का, सीरियसली मन करेगा फिर से देखने का। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं। थोड़ी सी ओल्ड मूवीज के बारे में बात, किसके बारे में? ओल्ड मूवीज। अच्छा, हाँ प्लीज। देखे होगा कुछ? हाँ भाई, मैं नदिया के पार देखा हूँ। मतलब लिटरली नदिया के पार, लाइक मतलब माय फर्स्ट ओल्डेस्ट मूवीज, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मूवीज। मतलब मैंने पहले ही ऐसी कोई पुरानी फिल्म देखी थी जो अपने माँ बाप भाई मतलब सबके पूरे परिवार के साथ क्यूट मूवी है, बहुत सही है। उससे पुरानी फिल्मों भी मैंने देखी है, मैंने 1940s 1950s की भी फिल्में देखी है। बात कर रहे थे ना आप उनकी, देखी है ना मुगले आजम? मैंने देखी है, मुगले आजम से पहले की फिल्में भी देखी है मैंने। मतलब जब मैं डायरेक्शन की पढ़ाई कर रहा था तो मुझे आज भी याद है, एक नसीरुद्दीन साहब की बहुत फेमस फिल्म है जाने भी दो यारो। जाने भी दो यार, वो भी 70s या 60s की है, अगर आपने देखी हो। वो कल्ट फिल्म है। उनके डायरेक्टर थे कोई बड़े बूढ़े से डायरेक्टर थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, बड़े अच्छे डायरेक्टर। उन्होंने शाहरुख के साथ भी एक फिल्म की है, और शाहरुख उससे डरते भी थे उस टाइम पे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि वो डायरेक्टर जो थे बहुत गुस्से वाले थे, तो उनकी फिल्म थी जाने भी दो यारो, नसीर साहब की। बहुत कॉमेडी फिल्म है, लाइक अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिए। वो फिल्म 60s या 70s के टाइम पे आई थी वो फिल्म। तो कल्ट फिल्में हैं, बहुत अच्छी फिल्म है। लेकिन बचपन में मैंने नदिया के पार देखा है बस। मैंने बचपन में उतनी पुरानी वही एक फिल्म देखी थी, नदिया के पार। मतलब ऐसी
और यूपी बिहार से जो भी लोग बिलोंग करते हैं वो तो एक्चुअली देखते हैं। हो सकता है मुंबई वाले ना देखे हो, या फिर इधर के जो वेस्टर्न नहीं, मुंबई वेस्टर्न वाली बात नहीं है। देखिए, मैं भी बिहार के शहर में ही पला बड़ा लड़का हूँ। मतलब मुजफ्फरपुर बिहार में पटना के बाद सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। तो और मेडिकल हब से लेके स्टडी हब सब चीज पटना के बाद सेकंड नंबर पे पूरे बिहार में 38 जिला है, सेकंड नंबर पे मुजफ्फरपुर। अरे आपको पता है तो 38 जिला है, कैसी बात कर रहे हो? मुझे यूपी का पता है, यूपी में 72 जिले हैं। सब चीज भाई उतना तो थोड़ा बहुत तो ज्योग्राफी जीके सब तो अच्छा रखेंगे। मैं क्वेश्चन करने वाला था कि मतलब याद ही है। बिहार में 38 जिला है, यूपी में 72 जिला है, और आपको बताते हैं गुजरात में 31 या 33 जिला गुजरात में है। महाराष्ट्र में आपके 55 से 60 के बीच में है, एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। बट हाँ, मुझे एक टाइम था मुझे हर एक स्टेट के याद थे, मतलब बचपन में, कि कौन कितने स्टेट में कितने जिला हैं। यूपी बिहार से जो भी होते पढ़ाई में भी तो बहुत अच्छे होते हैं ना पहले। एक्चुअली वहां पे पढ़ाई में अगर आप नहीं भी अच्छे हो ना, आपको एक फैमिली का डर, एक फादर का डर, वो बच्चे को कन्वर्ट कर ही देता है पढ़ने के लिए। मतलब वो आपको जबरदस्ती पढ़ा, वहाँ का माहौल ही वैसा है ना कि आपको पढ़ाई है। आप हमारा यूपी बिहार ना स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में अच्छा है, ना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अच्छा है, तो आप बच्चों के पास ऑप्शन नहीं है। कोई भी बच्चे ना, जो पेरेंट्स के पास बेसिक, अब तो हालांकि बिहार यूपी में बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स क्रेज बढ़ रहा है, स्पोर्ट्स का तो बहुत अच्छा हो गया है। मतलब यूपी स्टेट से, बिहार स्टेट से आप देखो स्पोर्ट्स बहुत अच्छा हो रहा है। क्रिकेट हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बैक टू बैक हमारे स्टेट से प्लेयर्स आ रहे हैं। उसके बाद बैडमिंटन में अच्छे अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं यूपी बिहार से। तो ये चीजें मुझे बहुत, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो आज से नहीं, मनोज बाजपेयी के पहले के टाइम से ही है, लेकिन सिन्हा साहब से ही वही। हाँ, तो लेकिन वहां पे नहीं है ना, वहां से सबको निकल के यहाँ आना पड़ता है मुंबई। वहां पे तो नहीं है, वहां पे वो कल्चर नहीं है। अगर बिहार में तुम किसी चले जाओ किसी गाँव में और फादर को बोलो कि मुझे एक्टिंग करना है, फादर हाँ बिल्कुल मार के घर में घुसा, विरोध होता ही है यूपी बिहार में। तो वो चीज, हाँ। जब अब मेरे साथ ये था कि मैं अपना शहर में पला बड़ा हूँ, तो थोड़े मेरे पेरेंट्स भी ब्रॉड माइंडेड हैं, तो ये सब चीजें मेरे लिए प्लस पॉइंट रही बिहार में रहने का। लेकिन हाँ, बिहारी हूँ मैं। मतलब ऐसे तो पापा लोग तो यूपी वाले हैं, लेकिन मैं तो बिहारी हूँ ना। मतलब मैं तो बिहार में पला बड़ा हूँ, तो मैं तो बिहारी अपने आप को बोलता हूँ। और प्राउड, आई एम फीलिंग वेरी प्राउड टू बी अ बिहारी, वेरी 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 प्राउड। मतलब लोग अगर मुझे कुछ भी नजरिए से देखें, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं बिहारी, प्राउड फीलिंग होता है। बिल्कुल होना, जहाँ से भी हो आप वहीं से तो आधी लाइफ अपनी जी, वहीं से सब कुछ सीखा है। हाँ ब्रो, तो प्राउड फील तो होना ही चाहिए। और नहीं एडजस्ट कर पाते हम लोग कई बार ब्रो। मतलब मैं तो फिर भी रहते रहते बहुत, क्योंकि मेरे साथ प्लस पॉइंट हुआ कि मैं बहुत कम एज में बिहार से निकल गया। तो मैं दिल्ली में रहा, वो साउथ दिल्ली में थोड़ा रहा, तो इस उधर का टच थोड़ा आ गया मेरे अंदर। तो बहुत लोग अब मुझे पकड़ भी नहीं पाते हैं कि तू बिहारी है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मतलब बहुत लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि भाई तेरे अंदर से फीलिंग नहीं आती है बिहारी वाला। मैं बोला वो टाइम टू टाइम डेवलप हो जाती है चीजें, जो अपने अंदर लोग डेवलप करना चाहते हैं। लाइक मेरे अंदर, मैं दिल्ली रहा 3.5 साल, फिर 5 साल से बॉम्बे में हूँ, तो वो एक टाइम होता है ना, तो उस टाइम के साथ आप इवॉल्व हो जाते हो। जो इवॉल्व होना चाहते हैं वो तो हो ही जाते हैं। अब जो एकदम नहीं इवॉल्व होना ही नहीं चाहेंगे कि नहीं मैं तो ऐसा ही अडिग रहूंगा कि मैं ऐसा ही हूँ तो ऐसा ही हूँ, तो ठीक है, ये परिवर्तन जरूरी है। मुझे लगता है कि आप जहाँ हो उस तरीके से। मैं आज भी बिहार जाता हूँ तो मैं अंग्रेजी का एक शब्द नहीं यूज कर सकता हूँ, आप मानोगे नहीं। मतलब पहले बात तो वहां यूज कर लिया तो दोस्त लोग तो जो मजे बनाएंगे वो तो मारेंगे ही। और हाँ, और दूसरी चीज की वो वाइब भी नहीं आता है यार, वो अलग सा खुद में लगेगा कि भाई सब लोग कैसे बात कर रहे हैं। मैं तो और भी चला जाता हूँ, आहो मर्दे कैसन बड़ा, कहाँ जा रहे हैं सर आप, चलिए ना घूम कर आते हैं। तो ये सब चीज मुझे बड़ा प्यारा लगता है कि वो बिहारी लैंग्वेज है ना, अपने आप में बड़ा खूबसूरत लैंग्वेज है। उसमें एक रिस्पेक्ट है, वो एक आदर है जो कि मुझे इधर के लैंग्वेज में नहीं मिलता है। सच में बहुत, मतलब ऐसा कहा जाता है कि वो लोग गाली भी इतने प्यार से देते हैं। हाँ, मतलब लगेगा नहीं गाली दी है, ऐसा कहा जाता है। तो वो एक अपनापन है बिहार यूपी के लोगों में, वो एक फील आता है कि हाँ ठीक है, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन ये आदमी है मेरे साथ, ऐसा फील। बिहार एक ऐसी धरती है, वहाँ पे जानकी जी का जन्म हुआ था, सीता जी वहीं से। सीतामढ़ी मेरे घर से 2.5 घंटे का रास्ता है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी का।
सीतामढ़ी नाम ही है सीता माँ से। मैं गया हूँ सीता माँ के मंदिर। ये मधुबनी के बारे में सब पेंटिंग्स मधुबनी, हाँ, एक हमारे बिहार में मैथिल क्षेत्र है, वो भी मेरे घर से समझिए 3-4 घंटे का है मधुबनी। तो मैथिल क्षेत्र है, वहाँ पे लोग सब मैथिली भाषा ही यूज चलती है। उसकी अवई छी, जाई छी, करई छी, इस तरीके का थोड़ा सा लैंग्वेज है उधर का, जो कि बड़ा ही मीठा लैंग्वेज है, बड़ा सुनने में अच्छा लगता है। मुझे नहीं आता है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि हम लोग के शहर में बज्जिका चलता है, लेकिन बज्जिका भी इस वजह से मुझे नहीं आती है क्योंकि हम लोग यूपी वाले हैं। तो मेरा जो गांव है उधर भोजपुरी चलता है। भोजपुरी तो मेरे फादर बहुत अच्छे हैं भोजपुरी में, तो मुझे भोजपुरी बहुत अच्छे से समझ में आती है, बट बोलने में थोड़ा बहुत मेरा ऊपर नीचे हो सकता है। मैं एक्सेप्ट करूंगा ये चीज। भोजपुरी फिल्म या गाने देखते सुनते हो? नहीं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने गाने, वो 2-4 गाने मेरे बड़े फेमस थे, मुझे कॉलेज टाइम में अच्छे लगते थे। कॉलेज टाइम में नहीं, स्कूल टाइम में वो एक था ना पवन सिंह का छलकत हमरो जवनिया, तो वो मतलब ऐसा था कि मतलब मैं उस पर झूमने लगता था। फिर एक तो लॉलीपॉप तो यूनिवर्सल हिट है, वो तो छोड़ ही दो, उसका तो उस पे तो और फेमस गाना है। तो भोजपुरी एक्टर्स के कुछ नाम जानते हो? हाँ, मतलब पवन सिंह है, खेसारी लाल यादव है, निरहुआ है, ये तीनों फेमस है। तो और हीरोइन में काजल राघवानी है, उसके बाद अभी नई जो आई हैं, क्या नाम है उनका? आम्रपाली दुबे। हाँ, आम्रपाली दुबे, ये भी हैं। तो उनका नाम नहीं लिया आपने, मनोज तिवारी जी का? अरे सर, मनोज तिवारी, उन्होंने वो रवि किशन, ये लोग तो भोजपुरी के गढ़ है। इन्होंने तो मतलब एक टाइम था जो भोजपुरी को कोई नहीं जान रहा था, तब ये बताया था इन्होंने दुनिया में कि हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री भी नाम का कोई चीज है। थोड़ा भोजपुरी पे चलना, भिखारी ठाकुर जी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। किन के बारे में? भिखारी ठाकुर। अच्छा, पता है ना? पता है ना? हाँ। तो ये बिहार से ही थे ना शायद? हाँ, बिहार से। हाँ। और ऐसा कहा जाता है कि इंडिया के वो शेक्सपियर है, राइट? ऐसा कहा जाता है। एक्चुअली आप कर्पूरी ठाकुर के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, भिखारी ठाकुर के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने लिखा है विदेशी प्ले लिखा है। नहीं, मैं इनके बारे में नहीं जानता हूँ। शायद फिर नहीं जानता। ठीक। हाँ, मुझे लगा आप कर्पूरी ठाकुर के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, भिखारी ठाकुर के बारे में बात। कर्पूरी ठाकुर बहुत फेमस उधर के हमारे है ना, बिहार के। अच्छा, तो वो बिहार से ही थे, तो मतलब ऐसा कहा जाता है कि वो इंडिया के शेक्सपियर हैं। क्या बात है यार, मैं उनके बारे में आज ही जाके पढ़ाई करूंगा, मतलब लिटरली मैं रिसर्च करूंगा कि ये कैसे, मतलब मेरे से छूटा है इनके बारे में। हो सकता है कोई यार, वही चीज है, आप आए दिन आपको बहुत ऐसी चीजें पता चलती रहती है, जहाँ आपको खुद के शहर के बारे में कभी कुछ नया चीज पता चल जाता है जो कि आपको बहुत टाइम से नहीं पता था। बिल्कुल। तो काफी समय से रहने लग गए हो दूर जगह, तो इन्वॉल्व हो जाती है, लाइफ में बिजी हो जाती है। जब फोन बात कर तो ये फैमिली हालचाल सोचेंगे कि उतना नहीं होगा, समझ सकता हूँ मैं। फिल्मों को लेकर मैं बात करूंगा, किस टाइप की फिल्में आपको पसंद है और किस टाइप की फिल्में आप करना चाहते हो? यार, मैं तो मतलब बॉलीवुड मुझे पसंद है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बॉलीवुड अच्छी नहीं लगती है। मैं बॉलीवुड को इंटरटेनमेंट की तरह से मैं देखता हूँ, कभी इंटरटेनमेंट चाहिए लाइफ में तो बॉलीवुड की फिल्में देखता हूँ, मुझे इंटरटेनमेंट मिल जाती है। लेकिन अगर मैं कुछ क्रिएट करना चाहूँ, मुझे तो बनाऊंगा तो ऑफकोर्स मैं बॉलीवुड में ही, लेकिन मेरा 2-3 जॉनर फिक्स है, मैं उसी में काम करूँगा। क्या है, जान सकते हैं? हाँ, मेरा पहला जॉनर तो है, सबसे पसंदीदा जॉनर है तो वो साई-फाई है। मुझे साई-फाई फिल्में बहुत अच्छी लगती है, मतलब साइंस फिक्शन में देखता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे चल के साइंस फिक्शन मूवीज ही बनाऊंगा, जिसका अभी इंडिया में थोड़ा सा लेस अमाउंट में वो जॉनर पे काम होता है, मतलब उतना लोग नहीं बना रहे हैं। रिवील हो गए, दूसरा डायरेक्टर उठ के बना दे। कोई दिक्कत नहीं है, तुम बनाओ, तुम अपनी फिल्म बनाओगे, मैं अपनी बनाऊंगा। तरीका अरे अलग अलग होगा। क्यों, लव रोमांस में इतनी सारी फिल्में बनती है कि आज भी तो डायरेक्टर बना ही रहे हैं। तो साई-फाई जॉनर में मैं बनाऊंगा। और सेकंड फिर है मेरा माइथो। हाँ, मुझे माइथो पे भी काम करना है। माइथो के लिए हालांकि मैं अभी नितेश तिवारी जी बना रहे हैं। हाँ, अरे इससे पहले आदि पुरुष आई थी। आदि पुरुष ओम राउत ने बना हुआ ना, देखिए कैसी लगी आपको? हाँ यार, ऑनेस्टली बताओ तो कोशिश किया इन लोगों ने, बट फिल्म उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाया जितना पैसा इन्होंने खर्च किया।
मुझे लगता है थोड़ा और इम्प्रूवमेंट चाहिए था। मतलब मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ तो मेरे से ज्यादा तो क्रिटिक्स ने क्या क्या आपने ऑडियंस ने क्या मूवी का रिजल्ट ही बता मतलब दिया मुझे है। लगता है पहली ऐसी फिल्म है जिसके डायरेक्टर से ज्यादा उसके राइटर को गाली पड़ी है, ऑनेस्टली बता। और मुझे ऐसा लग रहा है, मैं लिटरली लोगों को कमेंट सेक्शन में जा जाके मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, उस लोगों के ट्विटर हैंडल्स पढ़े हैं मैंने। मतलब वहां पे लिटरली लोग राइटर को गाली दिया है भाई। डायरेक्टर छोड़ो, प्रोड्यूसर छोड़ो, एक्टर छोड़ो, मुझे नहीं लगता है कि कोई फिल्म कितनी भी खराब हो, कितनी भी पिट जाएगी, लोग किसको गाली देते हैं? एक्टर को गाली देते हैं सबसे पहले, सबसे ज्यादा तो एक्टर को गाली पड़ता है, उसके बाद थोड़ा बहुत तो डायरेक्टर को पड़ा, उसके बाद भी थोड़ा बहुत बचा तो प्रोड्यूसर को पड़ गया। लेकिन ये मुझे मतलब बहुत टाइम बाद मैंने कोई ऐसी फिल्म देखी जिसके राइटर को इतना गाली पड़ा। राइटर को लोग जल्दी गाली नहीं देते। तो ये सारी चीजें हैं। थर्ड कौन सा जॉनर था आपको जो फिल्म? थर्ड यार मेरा हॉरर कॉमेडी है। हॉरर कॉमेडी अभी चल रहा है भाई। हाँ, अभी एक्चुअली मुझे अच्छा लग रहा है कि हॉरर कॉमेडी का टाइम शुरू हो गया है, लोग उस पे काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे स्त्री इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। स्त्री अच्छा पार्ट 3 बन गया है। भूल भुलैया 3 अच्छी बनी है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। भूल भुलैया 3 मुझे बहुत अच्छी लगी है, भूल भुलैया 2 से ज्यादा अच्छी लगी है मुझे भूल भुलैया 3। अगर आप लोगों ने भूल भुलैया 3 देखी हो तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें एक टच देने का कोशिश किया है उन लोगों ने, हॉरर। वो जो हमने भूल भुलैया पार्ट 1 वाला जो कॉमेडी मिस किए थे ना भूल भुलैया 2 में, वो 3 में इन्होंने वापस से जनरेट किया है। आपने नोटिस अगर किया हो तो देखना, कहीं कहीं पे मतलब ऐसा लग रहा है लिटरली कि हाँ ये लोगों ने पुराना वाला भूल भुलैया का कॉमेडी कोशिश किया वापस। और कार्तिक आर्यन भाई, कार्तिक आर्यन तो बंदा भाई, वो तो बैक टू बैक, मतलब उसका तो छोड़ ही दो यार। वो सही। इस जनरेशन में मुझे लगता है कि अभी उससे अच्छा कमाई कोई प्रोड्यूसर को करके दे नहीं रहा होगा। लाइनअप पे मूवीज है भाई, बैक टू बैक हिट ही दे रहा है ना भाई। कोई भी प्रोड्यूसर अगर किसी बंदे पे पैसे लगा रहा है तो वो सबसे पहले क्या देखता है कि ये बंदा मुझे रिटर्न बिल्कुल ऑनेस्टली बिजनेस है बिजनेस है। तो वो बैक टू बैक बंदा हिट दे रहा है यार, उस पे कोई क्यों ना पैसे लगाए। उसके पास लाइन अप नहीं रहेगा प्रोजेक्ट, उसके पास रहेगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हुआ। ठीक है, इतना बहुत है। आगे बढ़ते ही जानना चाहेंगे आपके पर्सनल लाइफ के बारे में। पर्सनल लाइफ यार करेंटली ठीक ठाक है। मतलब ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा हसल थोड़ा ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इंडस्ट्री थोड़ी टाइट चल रही है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मतलब हालांकि इसी टाइट इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं, बट बहुत बार ऐसा हो रहा है जिनको मैं जान रहा हूँ, जो लोगों के साथ मैंने अच्छा काम किया, जो बड़े बड़े काम करते हैं, उन लोग से मेरी बात हो रही है तो वो लोग का ऐसा हो गया है कि निशांत यार इंडस्ट्री थोड़ी टाइट चल रही है भाई, काम है नहीं लोगों के पास, जिसके पास काम है वो कम पैसे दे रहा है। तो ऐसे भी बहुत लोग हैं जो यहाँ पे कम पैसे में काम कर ले रहे हैं, तो लोगों तक काम पहुंच ही नहीं पा रहा है क्योंकि बीच में कोई ऐसा तीसरा चौथा मिल जाता है जो कम पैसे में काम कर ले रहा है। बल्कि अभी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो काम प्लेटफॉर्म जितना ही आया है काम उतना ही बढ़ा है, लेकिन काम उतना कम बजट का भी तो हो गया है सर। आपको मुंबई जैसे शहर में जहाँ डे बाय डे इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रहा है, थोड़ा से शायद इस वजह से शायद काम हम सबको नहीं मिल पा रहा बिकॉज इन्फ्लुएंसर आ जा रहेंगे। नहीं ये सब देखिए, मैं ये सब नहीं मानता इन्फ्लुएंसर आ जा रहे हैं या एक्टर आ रहे हैं, ये तो सब अपना अपना लेकर आए हैं, जिसको जहाँ पहुँचना है वो पहुँचेंगे। आप बस अपना काम करते रहो, कौन कहाँ बीच में आ रहा है आप ये देखो ना कि आप खुद को कैसे वहां तक पहुंचाओगे। आप कोई मेरे बीच में आ रहा है उसको आने दो, लेकिन आप अपने रास्ते पे चलते रहो ना, आपको जो करना है करो। आपको जुगाड़ आप वो जुगाड़ लगाना सीखो। मतलब आपको लगता है कि यार नहीं मैं इसके हकदार था, लेकिन यहाँ देखो वो जुगाड़ से घुस गया। बहुत बार ऐसा फील होता है, मुझे भी होता है, मैं भी एक आर्टिस्ट आदमी हूँ, मेरे अंदर भी वो
कला है तो कलाकार का वो फीलिंग मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। फैमिली कैसी, फैमिली सपोर्ट करती है या फिर ऐसा सीन है कि इंडिपेंडेंट होके तो कुछ यार फैमिली का तो मैंने जैसा कि आपको बताया है कि मॉम एंड डैड का आज भी लड़ाई चल ही रहा है। वो पापा एक्टर, मम्मी डायरेक्टर। और ये जहाँ तक कला की बात है तो ये कला का जो मेरे अंदर आया वो गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं, और मम्मी से मुझे जीन में भी मिला है। मतलब मेरी मम्मी सिंगर है, वो स्टेट लेवल सिंगर है, तो कला मेरे अंदर बाय बॉर्न था। ये कला निखारने वाले मेरे फादर हैं। अच्छा। और मेरे फादर ही मेरी मॉम का कला भी निखारे थे। तो उन्होंने मेरी मॉम का भी कला निखार के आज उनको वहां तक पहुंचाया, और आज कहीं ना कहीं मैं बॉम्बे में हूँ, यहाँ पे जो भी काम कर रहा हूँ ये निखारने वाले भी मेरे फादर हैं। मतलब ओवरऑल फैमिली बहुत सपोर्टिव है। फैमिली बहुत सपोर्टिव है, लेकिन फैमिली एक टाइम भी तो देती है कि हाँ बेटा बस मतलब अब टाइम आ रहा है तुम्हारा, आगे का भी सोचना है जीवन। तो प्रेशर आता है क्या? तो वो सब ऑफ कोर्स आएगा भाई। वो एक तो इंडियन पेरेंट्स, ऊपर से बिहारी पेरेंट्स, ओ भाई साहब, उन लोगों को नहीं समझ में आता है ये सब चीजें। करो जो करना है करो, बट एक टाइम के बाद आप अपनी जिम्मेदारी समझो कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। और मैं थोड़ा घर का बड़ा लड़का हुआ है, मतलब मेरा जो छोटा भाई है वो अभी कॉलेज फाइनल ईयर में है, इस साल जाएगा, सॉरी फाइनल, अभी 4th ईयर में, अभी 5th ईयर में जाएगा। तो उसका 1 साल का पढ़ाई और है, उसके बाद उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे तो ऐसा फील होता है कि मेरे से ज्यादा तो घर की जिम्मेदारियां वो उठा रहा है। आपका छोटा भाई? मेरा छोटा भाई, मतलब मैं बड़ा हूँ बट मुझे फील नहीं होता है कि मतलब मैं बड़ा हूँ। मुझे लगता है कभी वो बड़ा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आती घर की चीजें। वो सारा मैनेजमेंट वो पुणे रहता है, पुणे उसकी पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई कर रहा है, 5 साल का उसका कोर्स है, 4th ईयर में है, उसके बाद 5th ईयर में जाएगा। लेकिन अभी से वो सारी जिम्मेदारियां उठाता है घर की। तो वो चीज मुझे कहीं ना कहीं अच्छी लगती है कि यार इतना मैच्योरिटी इस एज में आना, जो कि मेरे अंदर नहीं है। तो बहुत लोग मुझे ताना भी मारते, मेरे दोस्त लोग, तो कि अबे तेरे से ज्यादा मैच्योर तो तेरा छोटा भाई है। होता चलो अच्छा है, चलिए घर ही तो संभाल रहे हैं अपना ही तो। अच्छा है, ठीक है भाई है भाई। ये बस थोड़ा सा गर्लफ्रेंड है आपके कोई अभी? गर्लफ्रेंड यार मेरी अभी प्रेजेंट में तो कोई नहीं है। अच्छा। बट मेरा एक ही रिलेशन रहा है जो मेरा कॉलेज टाइम का रिलेशन था, और मुंबई आने के 3 साल तक वो रहा। मतलब टोटल मेरा 5 साल का एक खूबसूरत सा रिलेशन था। और मैं वो ब्रेकअप हुए हुए मुझे 2 साल हो गए प्रॉपर। ब्रेकअप की वजह यार मतलब डिस्टेंस, थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस कह सकते हो। हाँ, ये बहुत लोग कहते हैं मैटर करता है। हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस एक टाइम के बाद मैटर हो जाता है, नो डाउट हो ही जाता है। मतलब 90% केसेस में लॉन्ग डिस्टेंस अगर आप हो तो 98% लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशंस मुझे नहीं लगता है चलते हैं। वो इक्का दुक्का कोई 100 में दिखेंगे जो तुमको 8 साल 10 साल का भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो गया उसके बाद भी चल रहा है। तो मेरा भी वही हुआ, मैं भी सब में ही सम्मिलित हो गया। ब्रेकअप के बाद क्या वो वाला? ब्रेकअप के बाद ये हो गया यार कि मैं मतलब मुझे हुआ कि मतलब बहुत लोग बोले कि मूव ऑन कर जा, ये कर जा, वो कर जा, बट मैं हो नहीं पाया। मतलब मैं आज भी ना उसकी यादों के साथ खुश हूँ। जो मेरी यादें हैं उसके साथ 5 साल में जो मैंने बनाई है ना, वो मैं उसके साथ खुश रह लेता हूँ। इसका शॉर्ट्स निकालेंगे और ये चीज टैग करेंगे। ओह नहीं ब्रो, नहीं शायद फिर से पैचअप हो जाए। नहीं ब्रो, पता नहीं, बट मैं हूँ आज भी उसकी यादों के साथ हूँ और मैं खुश हूँ लाइफ में। मतलब मुझे कोई ऐसा फील नहीं होता है कि मेरी लाइफ में कोई दूसरी लड़की क्यों नहीं है, या फिर मुझे किसी से प्यार क्यों नहीं होता है। ऐसा नहीं कहूंगा कि मेरी लाइफ में लड़कियां आ नहीं रही हैं, बट क्योंकि मैं सामने से तो नहीं जा रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बट मेरी लाइफ में लड़कियां आ जाती है ऑटोमेटिक। बट मैं वो नहीं आता यार, अंदर से मेरे वो फीलिंग्स ही नहीं आता है। तो मैं क्या करूँ? मैं मतलब किसी को झूठे वादे देके फिर उनके साथ वो कमिटमेंट ना करना, फिर मैं भी रेड फ्लैग बन जाऊंगा ना यार। रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग का फिर डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा, जो आजकल के जेनजीज वर्ड है ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग। तो मैं ग्रीन फ्लैग बन के खुश रहता हूँ। मतलब ये मेरा परसेप्शन है। वो लगता नहीं कि यार कोई तो होता जिसको मैं, हाँ होता है बहुत बार होता है, बट फिर उसकी यादें आ जाती है तो कवर हो जाता है। तो वो कवर अप हो जाता है। हाँ बढ़िया है, खुश है। फैमिली से आ रहा है कभी कुछ ऐसा शादी विधि का कि शादी कब करेगा? फैमिली से हाँ। फैमिली बस एक ही चीज बोल रही है अभी प्रेजेंट में कि भाई अपना करियर बना ले, करियर बना ले, शादी वादी तू मत कर चलेगा लेकिन करियर तो बना। तो घर वालों का मतलब ज्यादा अभी प्रेशर
ये करियर को लेके है, करियर वाले, क्योंकि देखो मैं भी बेसिकली यही बोलता हूँ कि अगर मैं डिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट मतलब ये होना नहीं कि मैं अपने खर्चे निकाल ले रहा हूँ। मैं कोई भी फादर अपने बेटे से ना ये एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए। फादर ये सोचते हैं ना जिम्मेदार आए थे कि ये किस दिन ऐसा बनेगा जब ये अपनी जिम्मेदारियां तो ले रहा है, अरे हमारी छोड़ो, कम से कम अपने परिवार की, मतलब उसकी जो पार्टनर होगी, उसके जो बच्चे होंगे, उनका तो जिम्मेदारी ले ले। सही सही। तो फिर एक फादर को लगता है कि हाँ अब ये इंडिपेंडेंट हो गया। चलिए, तो अभी मैं पापा को कभी कभी बोलता भी हूँ ना मजाक में, पापा से बात होती है तो मैंने मजाक में कभी बोल देता हूँ, पापा एक काम करो, कोई लड़की वाला अगर आएगा ना तो उसको बोलना कि देखिए हम अभी अपने बेटा का खर्चा उठा रहे हैं और अगर आपकी बेटी आई तो उसका भी खर्चा हम ही को देना पड़ेगा। तो पापा कहते क्यों, तुम तो अपना अर्न तो कर ही लेते हो। मैं बोला पापा इतना अर्न थोड़ी कर लेता हूँ कि मतलब हाँ अभी मैं एक परिवार चला सकूँ, इतना अभी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। अभी करेंटली प्रेजेंट में मैं इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता कि मैं एक परिवार चला सकूं। तो वो चीज़ मेरे पापा को बहुत अच्छे से पता है, इस वजह से मेरे पापा कभी फोर्स भी नहीं करते हैं। तो एक हंसी मजाक में जो बातें होती है तो वो मैं पापा से बोल देता हूँ कि कहाँ से खिलाएंगे पापा, आप ही से मांगना पड़ेगा खिलाने के लिए। जो पार्टनर उनका यही होता है, ठीक है रहने, उनका होता है कि नहीं ठीक है ये बनो, तू इसे ही पाल रहा हूँ, बहुत बढ़िया। पापा बोलते नहीं एक ही सही है। तो वही है यार, बट ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हाँ प्लीज। राजनीति के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाँ, क्योंकि मैं रखता हूँ, मुझे लगता है कि होना चाहिए। तो भाई पॉलिटिक्स, अगर बिहार यूपी से कोई बिलोंग कर रहा है और उसके क्रोमोसोम में अगर पॉलिटिक्स ना हो तो फिर वो बंदा मतलब फील ही नहीं कराएगा कि बिहारी है। अच्छा, ठीक है, तो मुझे लगता है बिहार यूपी वालों के क्रोमोसोम में ही होता है वो। तो राजनीति के बारे में कितना जानते हो आप? कैसी सोच है आपको राजनीति को लेकर? कैसी सोच? हाँ, अच्छी सोच है। लोगों के लिए आवाज उठाना कोई गलत बात नहीं है। आप अगर किसी के लिए आवाज उठाते हो अच्छा है। बस वही है कि अब हर इंडस्ट्री तो एक जैसी ही है, किसको आप अच्छा बोलोगे किसको खराब बोलोगे, सब अच्छे हैं। बिहार जो काम कर रहे हैं लोग वो अच्छे हैं। बिहार के अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, सर नीतीश कुमार, कौन से पार्टी से हैं? वो है हमारे जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। अच्छा, तो ये गठबंधन है वहाँ पे कि? हाँ, बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन है, बट सरकार जेडीयू की है। अच्छा, और तो कैसे है राज्य, कैसा है, मतलब अच्छे हैं चीफ मिनिस्टर आपको? हाँ, मतलब उन्होंने काफी काम किया है। मैं क्यों झूठ बोलूं, मतलब देखो जो मैं तो मतलब जो अपना बचपन देखा हूँ, तो मैं जब काफी छोटा था तब नीतीश कुमार आए थे पहली बार गवर्नमेंट में। तो मैंने सुना उनके बारे में कि स्टार्टिंग का जो पहला फेज था उन्होंने बहुत दबा के काम किया। अच्छा। बहुत अच्छा काम किया। मतलब बिहार को कहते हैं जंगल राज था एक टाइम पे बिहार में सुधार बहुत हुआ। तो वो जंगल राज से मुक्त कराया है नीतीश कुमार ने। तो इस चीज के लिए मैं उनकी तारीफ करता हूँ। अभी नहीं कर रहे हैं कुछ? अभी कर रहे हैं यार, मतलब बिहार में मेट्रो आने वाला है तो सब किसका देन है। मतलब पटना में 2025 में मेट्रो चालू हो जाएगा, तो सब तो मतलब कहिए समझिए तो आप इन्हीं का देन है ना, नीतीश कुमार का ही देन है। इतना सब कुछ अच्छा बिहार कर रहे, इतने अच्छे सीएम है वहाँ पे, फिर भी एक मेरा क्वेश्चन हमेशा होता है कि वहाँ की जो जनता है, ठीक है, हमेशा दूसरे राज्यों में जाती है यार, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है ना। वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर पाया आज तक, बिहार कर ही नहीं पाया। क्योंकि जो भी पॉलिटिशियन आए हैं वो एक चीज का सफाया करते करते दूसरा चीज नया क्रिएट हो जाता है वहां पे। जैसे कि बहुत चीजें उन्होंने अभी मुझे बहुत अच्छा लगा बिहार में रिसेंटली, अगर आप न्यूज जाने होंगे तो एशियन वुमेन हॉकी चैंपियनशिप हुआ है अभी बिहार में। तो एशिया की जितनी टीमें थी हॉकी की वुमेन्स की, वो सब आई इंडिया में खेलने। और इंडिया में भी कहा बिहार में कहा राजगीर में बहुत खूबसूरत स्टेडियम बना है हॉकी का। और वहाँ पे अभी 3 महीने पहले की न्यूज़ बता रहा हूँ मैं आपको, एशियन वुमेन हॉकी चैंपियनशिप हुआ है, वो भी इंडिया होस्ट किया और इंडिया में भी कहा बिहार। तो ये मुझे अपने आप में एक प्राउड फील हुआ कि मतलब बिहार में वो स्पोर्ट्स के लिए एक बूस्टअप है यार, अपने आप में बूस्टअप है कि लोग वहाँ के देख रहे हैं। और मतलब आप मानोगे नहीं, टिकटिंग फ्री, लोग फ्री में जाके देख रहे हैं। तो वो सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी कि स्पोर्ट्स में डे बाई डे बिहार
ग्रेट कर रहा है। अपॉर्चुनिटीज नहीं है यार वहाँ पे, मतलब लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है। मैं बोलूं जैसे पढ़ाई में बहुत अच्छा है बिहार, पढ़ाई में अच्छा इसीलिए आर्ट है में। ना, पढ़ाई में अच्छा इसीलिए है क्योंकि पढ़ाई वो लोग कर ले रहे हैं लेकिन ऑप्शन नहीं है कोई चीज में जाने का, तो इसलिए अब क्यों कहते हैं बिहार से सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस निकलते हैं, यूपीएससी कर बच्चे बिहार से, क्योंकि बिहारियों के पास ऑप्शन नहीं है भाई। वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको बचपन से जो रास्ता दिखाया गया वो पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल गए पढ़ाई किया, स्कूल एग्जाम दिया, एग्जाम रिजल्ट निकाला, ये 12th के बाद क्या, मतलब जिस साल मैंने बोला था कि मुझे मास कम्युनिकेशन किया करना है, तो मेरे पापा पहले इंसान थे जिन्होंने पूछा था मास कम्युनिकेशन होता क्या है। सोचिए 2016 में मैंने पहली बार बोला था, ज्यादा पुरानी बात नहीं, 8 साल पुरानी बात है, 16 में मैंने पहली बार बोला था कि मुझे मास कम्युनिकेशन करना है। पापा बोले थे क्या होता है, फिर मैंने उनको बताया कि देखो ये जर्नलिज्म पे जो ये न्यूज एंकर जो आ रहे हैं इसकी पढ़ाई होती है। तो मैं तो पहली बार तो जर्नलिज्म सोच के आया था दिल्ली कि मैं जर्नलिज्म पढ़ने जा रहा हूँ, मैं एंकर बनूंगा, न्यूज एंकर बनूंगा। जब मैं कॉलेज में आया तब मैंने सोचा कि अच्छा इतनी सारी चीज़ों की पढ़ाई होती है यार, डायरेक्शन प्रोडक्शन एक अलग फील्ड है, सिनेमाटोग्राफी एक अलग फील्ड है, जर्नलिज्म की अलग फील्ड है। मेरे कॉलेज में आरजे की पढ़ाई होती थी, रेडियो जॉकी, उसका एक अलग फील्ड है, वीडियो एडिटिंग का एक अलग फील्ड है, फोटोग्राफी का एक अलग फील्ड है, सब चीज़ों की अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। एडीपीआर, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन, ये मेरे कॉलेज का पार्ट था, डिजिटल मार्केटिंग मेरे कॉलेज का पार्ट था। तो मुझे जब पता चला अच्छा इतने सारे फील्ड होते हैं, तो फिर मेरा रुझान जो है वो जर्नलिज्म से डायरेक्शन प्रोडक्शन की तरफ बढ़ गया। मैं बोला नहीं यार जर्नलिज्म में मज़ा नहीं आ रहा, डायरेक्शन प्रोडक्शन में मज़ा आ रहा है। एक तो वो दिल को संतुष्टि मिलना कहते हैं ना, वो चीज़ था। तो ये अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे अभी है नहीं, ठीक है, तो हाँ बिहार में नहीं है। तो ये सीएम जो है अभी नीतीश कुमार जी, लगता है आगे कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जिससे हाँ यार देखो बिहार की जो जनता है वहीं पे रह के और अच्छा काम करें। मैं तो दिल से चाहता हूँ कि करें, और मैं ये भी चाहता हूँ कि बिहार को जितना हो सके उतना आगे पहुँचाए, खासकर बिहारी लोग भी जो बाहर में हैं। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान मोस्टली यूपी बिहार के ही लोग फेस किए थे ज़्यादातर प्रॉब्लम, क्योंकि रहते हैं अदर स्टेट में थे, जाने के लिए उनको प्रॉब्लम कितना हुआ था। तो वहाँ से मुझे नहीं, तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट की थी किसी, उस टाइम पे तो सबकी हालत खराब थी ना भाई। वो तो मतलब सब लोग, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट को देखना चाहिए, सब चीज़ एक्सेप्टेबल है। हालांकि मैं आपकी यूपी की बात करूं तो एक अकेला योगी जी ने पूरा इतना बड़ा पॉपुलेशन संभाल दिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जैसी छोटी सी कंट्री भी नहीं संभाल पा रही थी। इवन दो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने कोविड के टाइम पे बोला भी था, आपको याद होगा, कि योगी जी को हमें दे दो। उनके ये लाइन थे ऑस्ट्रेलिया के पीएम के कि आपको नहीं पता चल रहा है कि योगी जी कितना वैल्यूबल इंसान है। भाई एक इंसान जो इस हिंदुस्तान की धरती का सबसे बड़ा पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, यूपी सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, स्टेट है ना पूरे इंडिया का, सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड है, उसको एक अकेला इंसान संभाल रहा है, तो आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है। यूपी में बहुत मतलब कितना पॉपुलेशन को संभाल, अरे क्राइम साफ हो गया है यूपी। मैं तो कहता हूँ बिहार को योगी जी जैसा सीएम मिलना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ, तहे दिल से चाहता हूँ कि योगी जी जैसा कोई कैंडिडेट मिले जो बिहार का नक्शा बदल दे एकदम। योगी जी जैसा हर कोई चाहता है, ठीक है, लेकिन योगी जी के जो वो रहा है, उनका संघर्ष रहा है पॉलिटिकल में, वैसा कर्म करेगा तभी तो वो चाहेगा। संघर्ष है, इसलिए आज वो योगी जी। मोदी जी अगर आज संघर्ष नहीं किए होते तो तीसरी बार बैक टू बैक नेहरू के बाद सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जवाहरलाल नेहरू के बाद सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने यार, जो बैक टू बैक तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। बीच में कोई ऐसा पीएम नहीं आए हैं जो बैक टू बैक तीसरी बार बने हो। 2 बार बने हैं, लेकिन 3 बार कोई बैक टू बैक प्राइम मिनिस्टर नहीं बना है। जवाहरलाल नेहरू ही बने थे इंडिया के इकलौते। मेरे बहुत फेवरेट नेता हैं बिहार से, ये लालू जी। कुछ लालू यादव यार, मुझे नहीं लगता ये पार्टी, मतलब इन लोगों का विजन नहीं मुझे समझ में आता है इन पार्टी का। इस पार्टी का मतलब ठीक है, अब बच्चे बड़े हो गए, तेजस्वी यादव है, तेज प्रताप यादव है ना, ये लोग मतलब ठीक है आगे। इनसे ज्यादा विजनरी मुझे चिराग पासवान लगते हैं। अगर आप चिराग पासवान को जानते हो, आजकल वो नेशनल क्रश बने हुए हैं इंडिया के। हाँ, तो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा में बैठते हैं। उनके बारे में और भी कुछ चीजें सुनाई दे रही हैं।
सुना आपने? क्या सुना है आपने? आई डोंट थिंक वी शुड डिस्कस, बट मुझे लग रहा मतलब जो ठीक है, हाँ। पता नहीं, मैंने कुछ ऐसा सुना क्या है, अब क्या कहे, लेकिन मुझे वो एज अ पॉलिटिशियन बहुत पसंद है। वो Politician, इंसान, उनका विजन दिखता है यार, उनकी बातों में एक विजन लगता है उनके कि पिताजी रामविलास पासवान जी जेडीयू से ही तो पहले नहीं थे। नहीं, जेडीयू में पहले थे वो। उनका नहीं, उनका एक अलग पार्टी है अपना, एलजेपी, लोजपा। जैसे जेडीयू हो गया नीतीश साहब का, रामविलास पासवान जी का हो गया लोजपा, एलजेपी। अच्छा। ठीक है, ये सब जब इमरजेंसी के टाइम पे, तो जो जयप्रकाश नारायण सर के बारे में आप जानते होंगे शायद, मैं उनके बारे में जेपी आंदोलन का नाम नहीं सुना आपने? चलो कोई नहीं, मैं थोड़ा सा प्रशांत किशोर के बारे में जानता हूँ। वो तो नए नए आए हैं, वो तो जन स्वराज पार्टी ना। बट मैं आपको जेपी आंदोलन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जयप्रकाश नारायण जी हमारे इमरजेंसी के टाइम पे वो लाठी लेके चले थे, और उनके साथ साथ लालू यादव जी, नीतीश कुमार और मतलब रामविलास पासवान, ये लोग उनके सहारे में चले थे लाठी लेके, और इन लोगों ने आंदोलन किया था इमरजेंसी के टाइम पे। उस टाइम पे इमरजेंसी हटी थी जब इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाया था। आज वही इतने बड़े, मतलब उन लोगों ने फाइट किया कि सबका इतना नाम हुआ, लेकिन इतना नाम हुआ कि लालू यादव ने अपनी पार्टी बना ली आरजेडी, नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी बना ली जेडीयू, रामविलास पासवान ने अपनी पार्टी बना ली लोजपा, एलजेपी। लेकिन जयप्रकाश नारायण जो मेन फ्रंट थे, वो इतिहास के पन्नों से गायब हो गए। मतलब उनको क्या एक अचीवमेंट मिला है, तो पटना एयरपोर्ट का नाम पड़ा है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मुझे तो ये एक अचीवमेंट दिखती है उनकी। लेकिन वो बंदा अगर फ्रंट से लीड नहीं किया होता, तो आज ये जितने ये लोग जो साथ में आगे बढ़े हैं उनके, ये लोग शायद अपनी पार्टियां बना बना के आज इतने ऊपर नहीं पहुंचे होते। आपके हिसाब से बिहार को क्या चीज की बहुत जरूरी है? बिहार को जरूरी है एक्सपेंशन की सेंस में, वहाँ इंडस्ट्रीज लाओ, वहाँ ये क्या कहते हैं, मतलब जॉब क्रिएट करो, वहाँ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो। मुझे बहुत लगता है कि बिहारी कभी, कोई इंसान अपना घर छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहता है यार। कोई इंसान इस धरती का नहीं होगा जो अपना घर छोड़ के कहीं बाहर जाना चाहे। और बहुत मतलब लिटरली मैं बोलते बोलते मेरी आंखें नम पड़ गई हैं, अगर आप वो फील कर सकते हैं। कोई इंसान बिहार मतलब अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहता है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। उसको मजबूरी हो जाती है, एक लड़के के लिए तो स्पेशली मजबूरी हो जाती है कि अपना घर, अपना आंगन छोड़ के जाओ। क्यों? अपना घर बनाने, एक घर छोड़ के निकलो अपना घर बनाने के लिए। तो ये सब चीजें मुझे बहुत खटकती हैं यार, कि काश अगर ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अगर बिहार में होती, तो मैं आज शायद मुंबई में तो नहीं होता। बिल्कुल है ना, मैं तो बिहार में ही होता और वहीं पे काम कर रहा होता, वहीं पे आगे बढ़ रहा होता। चलिए ठीक है, बढ़िया है। तो अभी आप अच्छा काम कर रहे हैं, आगे चल के आए हो, आप सब बहुत अच्छा काम करेंगे। तो मान लीजिए कल को एक लेवल आपका हो जाता है, आप स्टार, बहुत बड़े स्टार बन जाएंगे, आप बन जाते हैं, तो क्या करेंगे? बनना तो है। वो तो है, इतना कॉन्फिडेंस वो तो है, बनना ही है। तो क्या करेंगे आप बिहार के लिए? यार मेरे हाथ में जो भी पॉसिबिलिटीज होगी ना, मैं कोशिश करूंगा बिहार को देने का। मतलब उस सिचुएशन, अभी तो मैं खुद को बना लूं अपने आप को, तो यही बहुत बड़ी बात है। बट एक बिहार के लिए मेरे अंदर वो प्रेम है, और वो मेरे लिए, मेरी टिल लास्ट ब्रीथ तक रहेगा। और वो मैं, मेरे से जो भी पॉसिबिलिटीज हो पाएगी वो मैं करूँगा कोशिश पूरी तरीके से। इवन दो मेरे माइंड में बहुत चीज़ें अभी भी चलती रहती है, कुछ बिहार में कुछ ऐसा करने का, बट मैं अभी सोचता हूँ कि नहीं, ठीक है, अभी निशांत अपने माइंड पे थोड़ा कंट्रोल कर, थोड़ा अपने करियर को फोकस कर। क्योंकि ना अभी तू जिस डामाडोल में है ना, तू ना तो इधर का ही रह पाएगा, ना तो उधर का ही रह पाएगा। तो इस वजह से एक चीज क्लियर कर, ठीक है, फिर उसके बाद बिहार के लिए करेंगे यार, जो भी पॉसिबिलिटीज होगा बिल्कुल करेंगे। मैं दिल से चाहता हूँ बिहार की तरक्की देखना यार। मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग बिहारियों को या बिहार को बड़े स्टीरियोटाइप मेंटालिटी से देखते हैं। मानता हूँ, आई नो देयर इज अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, मुझे पता है सब चीज़ें, मतलब मैं सहमत हूँ, बट ऐसा नहीं है कि सब लोग खराब हैं और सब लोग वही मतलब गलत ही होते हैं। ठीक है, एजुकेटेड लोग निकल रहे हैं, लोग
जो भी एजुकेटेड है, देखो एजुकेशन है तो सेंस अपने आप ही तुम्हारे अंदर बिल्ड हो जाएगा। भले तुम पढ़ने में टॉप लेवल के हो चाहे नहीं हो, तुम एक आईएएस का एग्जाम क्रैक कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, तुम साइंटिस्ट बन रहे हो, तुम डॉक्टर बन रहे हो, तुम नहीं भी बन रहे हो, लेकिन अगर तुमको एजुकेशन मिला है तो तुम्हारे पास मेंटालिटी है, तुम्हारी अच्छी मेंटालिटी है, तुम्हारे पास दिमाग अच्छा है, तुम ग्रो करोगे यार, करना है। बिल्कुल 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 करो। चलिए, तो पॉलिटिक्स में काफ़ी अच्छी नॉलेज और सही से आपने जवाब दिया, तो आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला ये रखता हूँ अपना टॉपिक कि मुझे अध्यात्म के बारे में जानना होता है, तो आपका क्या ख्याल है अध्यात्म? मैंने तो आपको पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में ही बोला, मैं बहुत डाई हार्ड फैन हूँ यूनिवर्स का। मतलब मुझे यूनिवर्स के मैं समझता हूँ कि मैं यूनिवर्स में अगर अपना कोई सिग्नल भेजता हो, वो टकरा के मेरे पास आता है वापस, मुझे रिप्लाई मिलता है यूनिवर्स से। मेरा इतना बिलीव है, स्पिरिचुअलिटी लेवल पे मैं इतना हूँ। मतलब मैं यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाता हूँ, बहुत लोग यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं कर पाते, मुझे फील होता है यूनिवर्स। तो ये क्या करते हो इस कनेक्टिविटी के लिए? कोई पूजा पाठ, कोई पूजा पाठ नहीं करता हूँ, कोई मेडिटेशन करना चाहिए भाई, बहुत अच्छी चीज होती है। मैं अपने दर्शकों को, सच में आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज होती है, बहुत रिलैक्सेशन है, बहुत। मेरे से रेगुलर नहीं हो पाता है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैं अगर चाहूँ कि मैं कंटिन्यूटी लाइफ में कि अगर डेली का मैं 5 से 10 मिनट में निकालूं, मैं भूल भी जाता हूँ। कई बार ऐसा होता है, टाइम होता है, भूल जाता है इंसान, क्योंकि किसी और चीज में एंगेज हो गया तो ध्यान में नहीं आता है, क्योंकि एक रूटीन लाइफ आप फॉलो कर नहीं पाते हो। इस इंडस्ट्री में तो खासकर नहीं हो पाता है यार रूटीन लाइफ फॉलो, बहुत आपको। और जब खासकर जब स्टार्टिंग दौर, हाँ, आप सोचोगे कि आप 60-70s जैसा लाइफ स्टाइल जी के और मॉडर्न मेंटालिटी के साथ रहो तो बहुत ज्यादा कठिन हो पाता है। या तो फिर आप एक्सट्रीम वैसे बन गए कि आपको, मतलब आप बहुत बड़े लेवल पे हो कि आप अपना लाइफ स्टाइल जी रहे हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? अक्षय साहब है ना इसी इंडस्ट्री में, अक्षय कुमार भी तो है। अक्षय साहब क्या करते हैं? सुबह 4 बजे उठते हैं, जॉगिंग पे जा रहे हैं, 7 बजे तो वो सेट पे रहते हैं। उनके वजह से सबको कॉल टाइम रखना पड़ता है 6 बजे का। 6 बजे का नहीं तो यहाँ पे एक्टर्स क्या है, 12 बजे आ रहे हैं, 12 बजे का कॉल टाइम में 2 बजे पहुंच रहे हैं। लेकिन अक्षय क्या है, अक्षय के वजह से तो अर्ली मॉर्निंग शूट रखना पड़ता है प्रोड्यूसर को, प्रोडक्शन को। ये अध्यात्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कभी रामायण महाभारत पढ़े हो, कहानी जानते हो पूरी? सब कहानी अच्छे से जानता हूँ मैं, लेकिन पढ़ा नहीं है मैंने कभी। फिल्मों में, टीवी के थ्रू या फिर लोगों से सुनी हुई जो चीज़ें हैं वो सब मैं, लेकिन मेरा एक अपना कनेक्शन है। मतलब मैं एक कनेक्शन अपना बनाया, वो आज से नहीं, वो बचपन से है। मुझे ऊपर बिलीव है, क्योंकि कौन से स्वरूप को आप ज़्यादा मानते हो, जिसमें भी आप बिलीव करते हो? भगवान। हाँ, स्वरूप कौन सा आपको मतलब लगता है कि इससे मैं ज़्यादा कनेक्ट हो पाता हूँ? यार मैं बजरंगबली का बहुत बड़ा फैन हूँ। फैन तो बड़ा अजीब सा वर्ड होगा, फैन ना बोलो, भक्त बोल सकते हो। मैं भक्त हूँ, फैन यार देखो, मतलब वही है, लोगों का अपना अपना कनेक्शन का तरीका है। लोग भक्त की तरह भी होते हैं, दास की तरह। मैं भी हूँ भक्त, दास, सब चीज हूँ। बट मुझे एक टाइम के बाद ना, मतलब बड़ा ऐसा फील होने लगा, कनेक्शन, दोस्ती टाइप, एक्चुअली दोस्त जैसा फील होता है मुझे, कि कोई नहीं रहे ना मेरे आसपास तो वो है, उससे मैं बातें कर सकता हूँ और मुझे रिस्पॉन्ड भी मिलता है। हाँ। और वो रिस्पॉन्ड क्या है, देखो कोई बोलेगा तब नहीं, आपको फील होगा वो रिस्पॉन्ड। बिल्कुल बिल्कुल, कि इसका जवाब ऐसा भी तो हो सकता था, इसका जवाब ऐसा भी तो हो सकता था, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर है आपके पास, आपको बस कनेक्ट करना है, वो आपको बताएगा सही आंसर। तो मेरा ये चीज का फीलिंग है। तो मैं एक बहुत अच्छे से भक्त कह लीजिए, फैन कह लीजिए, दोस्त कह लीजिए, बट मेरा एक कनेक्शन है। मैं बजरंगबली से बहुत कनेक्टेड फील करता हूँ। मतलब ऐसा फील होता है जब मैं मेडिटेशन भी कर रहा होता हूँ, तो ऐसा फील होता है मुझे कि हाँ, बजरंगबली ने मुझे हिम्मत दे रखी है मेडिटेशन करने की। ये सब चीजें हैं। जो हनुमान जी का चरित्र है, जैसा रामायण में, जैसा हम सब जानते हैं, निस्वार्थ भक्ति था राम जी के लिए। हाँ, आज के जमाने में कोई है ऐसा रिश्ता जो निस्वार्थ है? यार निस्वार्थ तो बस वही है, मेरा भाई के साथ मेरा रिश्ता है। निस्वार्थ है? मतलब मेरे लिए इस धरती पे सबसे ज्यादा कोई मैटर करता है तो मेरा छोटा भाई है, मेरे माँ बाप से भी ज्यादा। बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत, सच में बहुत है। मैं भाई को जरूर पॉडकास्ट दिखा दे दूंगा मैं, तो भाई फैन हो जाएगा फिर। मतलब मेरे लिए इस धरती पे सबसे ज्यादा कोई मैटर करता है तो मेरा भाई है। बजरंगबली जो है, हनुमान जी,
उनका चरित्र आपके आपके हिसाब से कैसा है? यार उनसे अच्छा तो कुछ क्या है, उनसे ज्यादा सीधा इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता ना ब्रो। मतलब इतने बलवान हैं। इतने बलवान और इतने सीधे, इतने कोमल। हाँ। लाइक मतलब उनसे ज्यादा सीधा कोई क्या ही हो सकता है यार। भूख लगी है सूर्य को ग्रहण हाँ करने। यार, मतलब कुछ सोचना समझना नहीं है। वो गलती, वो कहते हैं ना, गलती नहीं कहते, नादानी कहते हैं उसको। नादानी। तो वो नादानी में भी उनके मजा है। वो जो नादानियां भी करते हैं, वैद्य जी ने बोला वो जड़ी लाओ, और पूरा पहाड़ लेके आ ले, गए। तो उनसे ज्यादा कोई भोला कोई क्या हो सकता है। हमारे भोले बाबा भोले भंडारी हैं। तो मैं भोले बाबा का भी बहुत बड़ा भक्त हूँ यार, बहुत बड़ा भक्त हूँ। मतलब मैं भोले बाबा से में भी बिलीव करता हूँ, ठीक है। मैं साईं बाबा का भी बहुत बड़ा भक्त हूँ। ये साईं बाबा का मैं रिसेंटली भक्त बना हूँ, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मुश्किल से दो साल हुए होंगे। मैं साईं बाबा का भी भक्त बना हूँ, बट मैं बचपन से बजरंगबली का भक्त, भोले बाबा का भक्त ही रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया। श्री कृष्ण जी के बारे में थोड़ा सा आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? श्री कृष्ण जी के, एक मिनट मेरा कंप्लीट होने दीजिए। श्री कृष्ण जी के बारे में लोग कहते हैं कि वो मतलब उनका जो प्रेम था जो दर्शाया जाता है बड़ा ढोंगी है, सब दिखा प्रेम, हाँ, उनका जो प्रेम है मतलब लोगों के प्रति, राधा जी के प्रति। यार वही बात है ना, राधा कृष्ण का बात ही अलग है यार। मतलब वो जो, देखो मैं ये मानता हूँ ना, सही में कहा जाता है कि कृष्ण भगवान सबसे ज्यादा प्यार करते थे राधा से, लेकिन उनसे उनकी शादी नहीं हो पाई। शादी भी रुक्मणी से। तो मैं ये समझता हूँ कि एकदम आप किसी से सच्चा प्यार करते हो ना, वो तो कृष्ण भगवान को भी नहीं मिली थी। हमें मतलब मिले ना मिले तो इसमें क्या है, जो भगवान ही को नहीं मिली तो हमारे क्या है। पता है आपको, मैं थोड़ा सा जानता हूँ, जब श्री कृष्ण जी यहाँ मथुरा आए थे तो यहाँ पे जितनी भी गोपियाँ थी इंक्लूडिंग राधा जी, इन लोगों ने खाना वानी सब कुछ त्याग दिया था। उनकी याद है, मतलब आज लगता है कोई ऐसा कर सकता है अपने प्रेम के लिए? कर सकते हैं भाई, लोग करते, बट अब इसको ना गलत तरीके से करते हैं। अब थोड़ा साइकिक तरीके से चीज़ों को देखते हैं प्यार में, तो वो सब चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती यार। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसके लिए साइको बन ही नहीं पाओगे, आप उसको छोड़ दोगे। बड़ा अच्छा एक इरफान साहब का फिल्म का डायलॉग है, शायद करीब करीब सिंगल एक मूवी आई थी इरफान साहब की, उसकी डायलॉग है कि मतलब यार प्यार है इसीलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। तो जिद क्या है? साइकिक, हाँ, साइकिक चीजों को आपका मतलब रिप्रेजेंट करता है। प्यार क्या है? प्यार आपका ये है कि आप उसकी खुशी चाहोगे, मैंने उसको जिस चीज में खुशी मिले। कल ही एक के मुंह से मैंने सुना कि जितना मैं उसे प्यार करता हूँ उसको अभी नहीं पाता, उससे ज़्यादा मैं उसे नफरत करूँगा अगर वो मुझे छोड़ के जाएगी, तो मैं उसको बर्बाद कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। ये होना चाहिए। आपके पॉडकास्ट में कोई नहीं, मेरे पॉडकास्ट में नहीं, मेरे मित्र भी नहीं है, एक जन है जिनको मैं जानता हूँ। नहीं यार, फिर मैं उन लोगों को मतलब नहीं मानता हूँ। मैं ऐसे लोगों से, भैया राम राम वाला सीन है मेरा, कि मैं ऐसे लोगों के मेंटालिटी से नहीं चलता हूँ। मतलब मैं थोड़ा सा कह सकते हो बहुत ओल्ड, अगर इस कलयुग के अकॉर्डिंग में हो सकता है ओल्ड स्कूल में हूँ, बहुत ज्यादा ओल्ड मेंटालिटी से हूँ। बट ये सही मेंटालिटी एक्चुअल में देखा जाए तो कह सकते हो सही मेंटालिटी है, आज के लोगों के लिए बहुत अच्छी है भाई। हम भी जेनजीज में ही आते हैं, मैं आप हम दोनों भी जेनजीज में ही आते हैं। हम लोग ये कह सकते हो कि जेनजीज के पहले दूसरे बैच है, ठीक है, क्योंकि लेकिन यही है कि हम जो जेनजीज हैं वो स्मॉल टाउन जेनजीज हैं, स्मॉल सिटी विलेज वाले जेनजीज हैं, छोटे मोटे स्टेट वाले जेनजीज हैं। एक्चुअली जेनजीज तो यहाँ पे देखो ना, आप जो बॉम्बे दिल्ली में बैंगलोर में जो बड़े बड़े सोसाइटीज को मेंटेन कर रहे हैं, वो जेनजीज को तुम देखो, वो ऐसे ही चल रहे हैं जैसा आपने बोला कि जो सही है वैसे ही चल ही रहे हैं वो लोग। उन लोग के नज़र में ये है कि यार कुछ नहीं यार, ठीक है यार। इन लोग के लिए ब्रेकअप, डाइवोर्स, ये सब बहुत कॉमन चीज है। मैं आज भी जहाँ से बिलोंग करता हूँ, बिहार जैसे जगह से, वहाँ डाइवोर्स का रेशियो बिल्कुल नहीं है, मतलब ना के बराबर है। मतलब मैंने अभी कल ही एक न्यूज़ तो किसी ने स्टेटस पे कहीं देखा था, उसने सुसाइड कर लिया। हाँ, बैंगलोर में ना, हाँ यार कल का ही न्यूज़ है। डेवलपर है वो, पत्नी के वजह से सुसाइड कर लिया। तो यूपी बिहार में भाई आज भी ऐसा है कि कोई 50 में 2 किस्से मिलेंगे तुमको डाइवोर्स वाले। यूपी बिहार का एक आप जैसे डाइवोर्स रेशियो बहुत कम है हमारे इधर, ये चीज प्लस। वहाँ की जो फीमेल्स हैं
उनके जो हस्बैंड बहुत समय तक लंबे दूर किसी अलग स्टेट में रहते, काम करते, इवन जब तक वो रहते हैं आराम से कि वो आएंगे, तो उनका जो एक्चुअल बॉन्ड है प्रेम में, जब वो आते हैं तो फिर भी उसी खुशी संपन्न यार वही चीज है ना। अभी यहाँ पे इस समय का दौर देखिए, 1 महीना तो 6 महीना डिस्टेंस में, टाइम नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस है, लेट्स डू द ब्रेकअप एंड द डाइवोर्स एंड ऑल, राइट। बट वहाँ पे देखिए कितना धैर्य है यार। मुझे ऐसा लगता है ना कि पहले के टाइम के लोगों में, या फिर जो अभी भी हमारे बिहार यूपी के लोग हैं ना, वो लोग मतलब एक रिश्ते को ना रिश्ते की तरह रखते हैं। ये नहीं है कि हाँ मतलब तुम्हारे टाइम के अकॉर्डिंग मैं चलूँ, मेरे टाइम के अकॉर्डिंग तुम चलो, किसी पे हक जताना, किसी को जिद करना, सामने वाले का रिस्पेक्ट करना, ये सब चीज़ें हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कि किसी को रिस्पेक्ट कैसे कर सके। हाँ, अगर मेरी कोई पार्टनर है तो अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो वो मेरी बातों का रिस्पेक्ट करे, वो कुछ बोल रही है तो मैं उसकी बातों का रिस्पेक्ट लगता है कि रिश्ता को कंटिन्यू करना है, बहुत लंबे समय तक टिकाना है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट मैटर करता है ना, दोनों के लिए। सेल्फ रिस्पेक्ट तो भाई तब हर्ट होगी ना जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट पे वॉर करोगे। तो आजकल तो वही हो रहा है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आजकल के जो बॉम्बे दिल्ली वाले जो जेंजीज हैं, वो तो शायद उन लोग के लिए डाइवोर्स और ब्रेकअप तो हलवा है ना। मैंने क्या बोला, मैं जहां से निकला हूँ, मैं भले बॉम्बे जैसे शहर में रह रहा हूँ, लेकिन वो मेंटालिटी थोड़ी है मेरी बिहार वाली, तो इस वजह से लोग थोड़ा मुझे हो सकता है ओल्ड स्कूल समझे। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ओल्ड स्कूल होना कोई गलत बात थोड़ी है। पढ़े तो हाँ, मतलब मैं कौन सा ऐसा चीज है जो आजकल के जनरेशन से मैच नहीं कर पाता हूँ। तुम्हारे जैसा वाइब नहीं है मेरा, या तुम्हारे जैसा एनवायरनमेंट में नहीं रहता हूँ मैं। कौन सा ऐसा चीज है जो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सब कर रहा हूँ। ठीक है, बस हो सकता है मेंटालिटी मेरी डिफरेंस है। मैं अगर किसी से प्यार कर रहा हूँ तो मैं फिर उससे कर रहा हूँ, मैं सब चीज झोंक दूंगा उसमें। मैंने एक बार मनोज वाजपेयी जी का पॉडकास्ट देख रहा था, तो किसी ने एंकर तो पूछा कि आपकी गर्लफ्रेंड रही है कि, उन्होंने रिप्लाई दिया कि हम बिहारी हैं और बिहारियों की गर्लफ्रेंड नहीं होती, मेहरारू होती है। तो मेहरारू होगी ना, क्यों नहीं होगी? जब शादी होता है तो लोगों की मेहरारू वही। अभी तो यहाँ पे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बहुत कुछ चीजें हो गई। कह तो रहा हूँ कॉमन है यहाँ पे ये सब चीजें, लेकिन हम जहाँ से निकले हैं तो वो सब चीजें नहीं दिखती। सब कुछ हाँ, वहाँ की लड़कियों में भी ये होता है कि हाँ मेरे पति, ठीक है, परमेश्वर वाला तो कल्चर अब खैर अब बहुत, वो तो हम लोग के मम्मी लोग का जनरेशन था जो संभाल दिया वो सब। अब की लड़कियां तो उधर की भी नहीं करेंगी कि पति परमेश्वर वाला, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग बैलेंसिंग लाइफ जीना जानते हैं उधर के लोग ना, कि कैसे बैलेंसिंग लाइफ चलानी है, परिवार कैसे चलाना है, बहुत अच्छे से जानते हैं। निशांत भाई, हमारी सारी टॉपिक्स क्लियर हो गई और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यार मतलब मैं तो बहुत खुश हुआ आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है लाइफ का, बट बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। लिटरली मैं पहले ही बहुत खुश हो गया था कि यार कुछ तो नया होने जा रहा है लाइफ में। नाइस। तो ये सब चीजें तो थोड़ा सा हम एक रैपिड फायर करते हैं उसमें। रैपिड फायर? हाँ, अच्छा। फटाफट 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको और फटाफट, समय नहीं लेना। अगर समय लोगे फिर मतलब हो जाए, खत्म हो जाए। निशांत बी एक्टिव। 1-2 जो रहेगा वही चीज। ठीक है, रेडी? डन। सो पहले तो हम शुरू करेंगे आपकी फैमिली से। मम्मी पापा की जो बात है, एक्टर या डायरेक्टर, तो कौन सा, एक्टर बनोगे डायरेक्टर बनोगे? एक्टर। मम्मी को बुरा लगेगा भाई। मम्मी को बुरा लगेगा। पापा ने सपने देखना सिखाया है। ऑनेस्टली बताऊं, पापा ने कला निखारा है। कला मेरे अंदर बचपन से था, बट जो निखारा है वो मेरे पापा ने निखारा है, और सपने देखना सिखाया है मेरे फादर ने मुझे। आंटी सुन लीजिए, अभी घर पे मम्मा आई लव यू नो। खाना मत दीजिएगा। तो मेरी मम्मा खुद ही सिंगर है यार, उनके पास कहाँ टाइम होता है खाना देने। हम लोग आज भी घर पे जाते हैं, कुक के हाथ का खाते हैं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। थिएटर है या फिर सिनेमा? ऑफ कोर्स सिनेमा ब्रो, ऑफ कोर्स। मैं सिनेमा कर रहा हूँ, मुझे सिनेमा से प्यार है। ठीक है, बट थिएटर की बात अलग है ब्रो। थिएटर इज लाइक कवर किया, कवर करने वाली बात नहीं है। मतलब जो है ऑनेस्ट, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी सिनेमा ही है, बट थिएटर का वाइब अलग है ना, मैं वो बता रहा हूँ। बढ़िया बढ़िया। बिहार या मुंबई? ओह, बूम बूम बूम। लुक, एक मेरा जन्मभूमि है, एक मेरा कर्मभूमि है। ठीक है, समय नहीं लेना, पहले मैंने क्लियर किया है। क्या बिहार और मुंबई? हाँ, ऐसा 2 ही ऑप्शन। ओके, सो मुंबई।
इतना तब से ज्ञान दे रहे थे अबाउट बिहार बिहार बिहार। हाँ तो बिहार से है ना प्यार, बट अभी तो जहाँ पे हूँ मैं तो वहाँ वहाँ तो बोलूँगा ही। चलिए थोड़ा सा पॉलिटिक्स का है कि हमारे जो अभी के आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी हैं, इन फ्यूचर क्या लगता है आपको, नरेंद्र मोदी जी या फिर राहुल जी? नहीं, बीजेपी। अब मोदी जी आएंगे कि नहीं, क्योंकि उनका रिटायरमेंट का चल रहा है ना, तो शायद वो रिटायर हो सकते हैं 29 के बाद। लेकिन 29 के बाद अगर कोई नया चेहरा भी आता है तो मैं चाहूंगा बीजेपी ही है। योगी जी फिर? ऑफ कोर्स ब्रो, आंखें बंद करके। मतलब योगी जी को कौन नहीं देखना चाहता यार। सिनेमा में आगे आपको डायरेक्टर्स चूज करना पड़े, रोहित शेट्टी या फिर संजय लीला भंसाली? संजय लीला भंसाली। मैंने सुना है कि उनसे वो बहुत गालियां देते हैं अपने असिस्टेंट को। हाँ। चप्पल से भी मारते हैं, ये सब मैंने सुना है। मैंने काफी लोगों से सुना है। मुझे बहुत स्कैरी वाइब आता है जब ये सुनता हूँ कि वो अपने असिस्टेंट्स को मारते हैं वो। बट मैं चाहूंगा कि एक प्रोजेक्ट मैं भी मार खाऊं। एक प्रोजेक्ट तो मैं भी मार, क्योंकि यार लोग बोलते हैं ना संजय लीला भंसाली, संजय लीला, क्योंकि मैंने आपको 3 जॉनर अपना फेवरेट बताया है। तो मेरा जो एक माइथो है, तो वो माइथो के लिए मैं संजय लीला भंसाली को ही अपना आइडियल मानता हूँ कि वो जॉनर में अगर मुझे कोई ग्रूम कर सकता है ना, वो मैं अगर उसमें निखर सकता हूँ ना, तो वो मैं संजय सर से ही हो सकता हूँ। तो मैं चाहूंगा कि मैं हंसते खेलते उनका चप्पल खाऊं। चलिए बढ़िया है। वो नुक्कड़ वाली चाय वो जो होती है, हाँ। वो या फिर रेस्टोरेंट 5 स्टार होटल में वो कॉफी? यार मैं तो पीता ही नहीं ना चाय भी नहीं पीते, कॉफी। बट मुझे कुल्हड़ वाली चाय बड़ी अच्छी लगती है। मैं वंस इन अ वाइल वो कभी पी सकता हूँ। अच्छा, चलिए बढ़िया है। सो थैंक यू, अपना इतना कीमती समय दिया आपने। यार मतलब मुझे खुशी हो रही है, आपने बुलाया यहाँ पे। सीरियसली मैं चाहूंगा कि फिर कभी मौका मिले आपके साथ बैठने का। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। एक छोटा सा मैसेज हमारे जो भी ऑडियंस है, चाहे जो एक्टर्स हैं, उनके लिए दीजिए कि अगर वो सोच रहे हैं एक्टर बनने के लिए या फिर डायरेक्टर कुछ भी ट्राई करने के मुंबई आए, तो आपका क्या मैसेज होगा उनके लिए? बिकॉज बहुत स्ट्रगल है ना इंडस्ट्री में, जैसा आपका एक्सपीरियंस है। मैं तो ये बोलूंगा सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए। तुम्हारे मन में अगर थॉट आ रहा है ना भाई कि तुमको मुंबई जाके कुछ करना है, एक बार आओ, ये दुनिया देखो, ये समझो, ये घिसो। और घिसो ये नहीं कि 2 महीने में हताश होके भाग जाना, ये नहीं। 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल भी अगर दे दोगे ना, तो इस इंडस्ट्री से ना तुम एक अलग इंसान बन के निकल जाओगे। या तुम्हारा कुछ हो चाहे नहीं हो लाइफ में, लेकिन इंडस्ट्री ना तुमको बहुत कुछ, दुनियादारी तो जरूर सिखा देगी। मतलब दुनियादारी मुझे लगता है कि इंडस्ट्री बहुत बेहतरीन सिखा सकती है। लोगों से कैसे बात करना है, लोगों का मेंटालिटी कैसा होता है। मैं आपको बता रहा हूँ त्रिदेव, इस इंडस्ट्री में मुझे ऐसे ऐसे मेंटालिटी के लोग मिले हैं ना, ऐसे ऐसे मेंटालिटी के, मैं कह रहा हूँ अच्छा ऐसे भी लोग होते हैं क्या इस धरती पे। मैं कभी कभी लिटरली सोचता हूँ ऐसे लोगों को देख के कि अच्छा ऐसे भी लोग होते हैं इस धरती पे। बहुत नेगेटिव मन में आ जाता है देख के। तो मैं यही बोलूंगा, आओ, खुद एक्सपीरियंस करो, खुद तुमको समझ में आएगा तुमको करना चाहिए नहीं करना है। बट आओ, अगर मन में आता है कि यू हैव टू कम, बस मैं यही सजेस्ट करूंगा। थैंक यू सो मच। चलो भाई, थैंक यू।